नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 482, सीमा जंगल घाट। दक्षिण पश्चिम में लुओ जुवानरुई कब्रिस्तान में गया। उनके कई साथियों को उनकी मृत्यु के बाद यहीं दफनाया गया था। उनमें से कुछ के कब्रों पर उनके नाम भी नहीं खुदे गए। लाओ झांग, मैं आपसे पुनः मिलने आया हूँ। उन ड्रग डीलरों के अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। मैं इस बार शंघाई की अपनी यात्रा से कुछ अच्छी चीजें लेकर आया हूँ और मैं उन ड्रग डीलरों को अभी इसका स्वाद चखा दूंगा। लुओ जुवानरुई ने उस पर एक फूल रखा। इस कब्र में उसका एक साथी लेटा हुआ है जिसकी पिछले साल मौत हो गई थी। उसे मारने वाले ड्रग डीलरों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। चीन में नशीली दवाओं के खिलाफ सख्त कानून हैं। सीमा पुलिस बहादुर है और लड़ने में माहिर है, लेकिन ड्रग डीलर निर्दयी और शक्तिशाली हैं, इसलिए बलिदान अपरिहार्य है। हर बार जब वह अपने साथियों को विदा करता और उनके परिवारों को दुख में रोते देखता तो लुओ जुवानरुई का दिल टूट जाता। लेकिन कोई रास्ता नहीं है। ड्रग डीलर तब तक नहीं रुक सकते जब तक वे चलते रहेंगे। वे अपने खून और मांस का इस्तेमाल सिर्फ सीमा पर स्टील की दीवार बनाने के लिए कर सकते हैं। मिस्टर झांग, आप समय पर नहीं आए हैं। जब आप चले गए थे तब ग्रैंड मास्टर अर्जुन अभी तक नहीं दिखे थे। पिछले एक साल में वे दुनिया में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए हैं। मैं जो यांत्रिक तेंदुए लेकर आया हूँ वे उन्होंने ही दिए हैं। इनसे हमारे भाइयों की हताहतों की संख्या में बहुत कमी आ जाएगी। आपका बदला जल्द ही पूरा हो सकता है। एक बार यह पूरा हो जाने पर आप अपनी कब्र में शांति से आराम कर सकते हैं। लुओ जुवानरुई ने खुद से कहा। जैसे ही अंधेरा हुआ लुओ जुवानरुई कमांड सेंटर में वापस आ गया। क्या गलत? लुओ जुवानरुई ने पूछा। निर्देशक लुओ, 100 जंगल रोबोट पैंथर्स को 1 दर्जन स्थानों पर भेजा गया है जहां से ड्रग डीलर अक्सर गुजरते हैं। कमांड सेंटर के एक व्यक्ति ने इसकी सूचना दी। ऐसे 1 दर्जन से अधिक बिंदु हैं जिन्हें उन्हें अवरुद्ध करने की आवश्यकता है, लेकिन ये दर्जन बिंदु बहुत महत्वपूर्ण नोड हैं और ड्रग डीलरों को मूल रूप से इन स्थानों से गुजरना पड़ता है। इनमें से कुछ स्थान घात लगाने के लिए उपयुक्त नहीं हैं और यदि कुछ गलत हो जाए तो आप पर ड्रग डीलरों द्वारा आसानी से हमला किया जा सकता है। अब हालात अलग हैं। यांत्रिक तेंदुआ इससे डरता नहीं है। क्या आपने हथियार जोड़े हैं? लुओ जुवानरुई ने पूछा। अभी अभी उस आदमी ने कहा। समय कम है और कभी कभी जंगल क्षेत्र में ट्रॉली लगाना अधिक सुविधाजनक होता है, इसलिए हमने इसका केवल आधा हिस्सा ही लगाया है। इनके ड्रम में 100 राउंड होते हैं तथा इनके शरीर में 10 राउंड होते हैं। कुल मिलाकर 110 राउंड होते हैं। लुओ जुवानरुई ने सिर हिलाया। आधा इंस्टॉलेशन बुरा नहीं है। उन स्थानों पर कम से कम 4 यांत्रिक तेंदुए तैनात किए जाएंगे और उनके पास कुल 180 राउंड गोलियां होंगी जो ड्रग डीलरों के छोटे समूहों को मारने के लिए पर्याप्त होंगी। यहां तक कि जब उनकी गोलियां समाप्त हो जाती हैं तब भी रोबोट पैंथर नजदीकी मुकाबले में बहुत शक्तिशाली होते हैं और वे जंगल में दुश्मनों के लिए एक दुर्स्वप्न बन जाएंगे। अंधेरा हो रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ड्रग डीलर आज रात कोई कदम उठाएंगे। लुओ जुवानरुई ने कहा। निदेशक लुओ, हमें कोई खुफिया जानकारी नहीं मिली। लुओ जुवानरुई, उन पर नजर रखें। बिना किसी खुफिया जानकारी के वे अचानक कदम उठाते हैं। यह असामान्य नहीं है और वे अक्सर इस समय बड़ी चाल चलते हैं। ये कदम जितना बड़ा होगा यह उतना ही अधिक गुप्त होगा। कमांड सेंटर में कई लोगों ने एक स्वर में कहा, हाँ। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, रात हो चुकी थी। सीमावर्ती जंगल में लोगों का एक समूह चुपचाप आगे बढ़ा। वे कुल मिलाकर लगभग 40 लोग थे। हर किसी के पास बंदूक थी और उनमें से कुछ के पास मशीन गन जैसे भारी हथियार भी थे। उनके पास व्यक्तिगत रॉकेट लॉन्चर जैसी चीजें भी हैं। इनमें से कुछ लोग एक्सोस्केलेटन कवच पहने हुए हैं जिससे वे अधिक सामान ले जा सकते हैं। बॉस, आज रात आप इतने सक्रिय क्यों हैं? कोई खबर नहीं। कल मैंने सारी रात ताश खेला। एक आदमी हंसा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम कभी भी जा सकते हो। तुमने सारी रात ताश खेला और अब तुम थक गए हो। तुम इसके लायक हो। आगे चल रहे अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, सब लोग चुप हो जाओ। हम सीमा के करीब पहुंच रहे हैं। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। वे चुपचाप सीमा पार कर गए। टीम अपनी बंदूकें सभी दिशाओं में तानकर आगे बढ़ी ताकि कुछ भी असामान्य दिखने पर वे जवाबी फायरिंग के लिए तैयार रहें। वे सभी उच्च श्रेणी के लोग हैं जिन्होंने बहुत प्रशिक्षण लिया है। यहाँ तक कि बड़ी संख्या में सीमा पुलिस का सामना करने पर भी वे डरते नहीं हैं। सभी लोग सावधान रहें। आगे की सड़क हमारे करीब है। इस मार्ग पर हमें इस बिंदु से गुजरना होगा। यदि कोई घात लगाकर हमला होगा तो वह यहीं होगा। ड्रग लॉर्ड फुसफुसाया। उसकी आवाज सबके कानों में गूंज उठी। पास की एक पहाड़ी पर एक यांत्रिक तेंदुआ खड़ा हो गया और उसकी इंफ्रारेड नाइट विजन प्रणाली ने निकट आ रहे ड्रग डीलरों को पहचान लिया। पास में 3 यांत्रिक पैंथर भी हैं।
उन्होंने अभी तक ड्रग डीलरों को नहीं देखा है, लेकिन वे यांत्रिक तेंदुए द्वारा प्राप्त जानकारी को तुरंत साझा करते हैं और संबंधित जानकारी कमांड सेंटर को प्रेषित कर दी गई। बूम बूम बूम। जल्द ही लुओ जुवानरुई के दरवाजे पर दस्तक हुई। वह कमांड मुख्यालय के पास सोता था और जल्द ही वह कमांड मुख्यालय में था। निर्देशक लुओ, बड़ी संख्या में ड्रग डीलर आ रहे हैं। ये संदेह है कि यह वही समूह है जिसने उपनिदेशक झांग की हत्या की थी। वे 47 लोग थे, सभी हथियारबंद थे। कमांड सेंटर में एक आदमी ने गहरी आवाज में कहा। लुओ जुवानरुई हैरान दिखे। 47? क्या हमने इस स्थान के लिए केवल 4 यांत्रिक तेंदुए की व्यवस्था की थी? हाँ, लुओ जुवानरुई ने भौहें सिकोड़ी। क्या 4 यांत्रिक तेंदुओं के लिए 47 ड्रग डीलरों से निपटना थोड़ा मुश्किल नहीं है? लेकिन उनका समर्थन थोड़ा देर से आया। कई बार लड़ाई तुरंत शुरू हो जाती है और उनके पास सहायता के लिए समय नहीं होता। अतीत में वे खुफिया जानकारी पर बहुत अधिक निर्भर थे और उनके पास सीमित जनशक्ति और बचाव के लिए कई बिंदु थे। निर्देशक लुओ, वे घात घेरे में प्रवेश करने वाले हैं। कमांड सेंटर में एक आदमी घबराया हुआ था। उनके घात घेरे में आने तक प्रतीक्षा करें और तुरंत हमला करने का आदेश दें। लुओ जुआनरुई ने आह भरी। हाँ, आधे घंटे बाद ड्रग डीलर घात लगाए घेरे में थे और 4 यांत्रिक तेंदुए उन्हें गोली मारने में सक्षम थे। आक्रमण करना। कमांड ने हमले का आदेश जारी किया। धमाका 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 धमाका। एक ही समय में 4 गोलियां चलाई गईं। चारों यांत्रिक पैंथरों ने एक एक लक्ष्य पर निशाना साधा और उन सभी ने लक्ष्य के सिर पर सटीकता से प्रहार किया। लक्ष्य ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी हो सकती है और छाती पर गोली लगने से उसकी मौत हो सकती है, लेकिन सिर पर गोली लगने से निश्चित रूप से उसकी मौत हो जाएगी। दुश्मन का हमला। जवाबी हमला, जवाबी हमला। ड्रग लॉर्ड तुरंत चिल्लाया। टिक टिक टिक। बैंग बैंग। अंधेरे में उन्होंने तुरंत सभी दिशाओं में बेतहाशा गोलीबारी शुरू कर दी। चारों यांत्रिक तेंदुए हिले नहीं। लोग डर जाते, लेकिन वे बिल्कुल नहीं डरते थे। उन्होंने बंदूक की नली को थोड़ा सा एडजस्ट किया और दूसरे लक्ष्यों पर निशाना साधा। धमाका 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 धमाका। लगातार 4 गोलियां चलने की आवाजें सुनी गईं और 4 और ड्रग डीलरों की मौत हो गई। ड्रग डीलर भयभीत थे। अंधेरे में उनका शिकार करने वाला व्यक्ति निशाना लगाने में बहुत अच्छा था और ऐसे एक नहीं बल्कि 4 लोग थे। वहां एक है। ध्यान से निशाना लगाओ और मुझे जोर से मारो। ड्रग लॉर्ड गुस्से से चिल्लाया। उन्होंने स्वयं अपनी मशीन गन उठाई और एक यांत्रिक पैंथर पर गोली चला दी। यान, उसे 2 बार मारा गया। धातु की टक्कर की आवाज आए और यांत्रिक तेंदुए के सिर पर थोड़ा सा गड्ढा हो गया, लेकिन अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ। टकराना। अगले ही पल ड्रग माफिया को सिर में गोली मार दी गई। 47 ड्रग डीलरों में से 1 दर्जन से अधिक की मौत हो चुकी है। उन्होंने केवल आंतरिक हथियारों का ही उपयोग क्यों किया? लुओ जुवानरुई हैरान दिखे। निर्देशक लुओ, मुझे नहीं पता, हमला स्वचालित है। मेरे बगल में एक व्यक्ति है। मेरे लिए मरो। ड्रग डीलर की दुकान के अंदर बैठा एक आदमी चिल्लाया। वह एक पेड़ के पीछे से बंदूक लेकर बाहर कूद पड़ा। तुरंत रॉकेट दागे गए। रॉकेट का प्रारंभिक वेग तेज नहीं है, केवल लगभग 1000 मीटर प्रति सेकंड है। हमला किए गए यांत्रिक तेंदुआ तुरंत दूसरे स्थान पर चला गया। उसकी प्रतिक्रिया और गति मनुष्य की तुलना में बहुत तेज थी। टकराना। रॉकेट तो फट गया, लेकिन यांत्रिक तेंदुआ सुरक्षित रहा। टकराना। जो ड्रग डीलर बाहर कूद गया था, उसे एक अन्य यांत्रिक तेंदुए ने गोली मार दी। कुछ ही सेकंड में 20 ड्रग डीलरों की मौत हो गई। शेष ड्रग डीलर भयभीत हो गए। प्रतिद्वंद्वी तो केवल 4 हैं, फिर भी वे इतने भयंकर क्यों हैं? अध्याय 483। नए यांत्रिक तेंदुए की पहली उपस्थिति। टिक टिक टिक। बैंग। ड्रग डीलरों ने भी डटकर मुकाबला किया। उनके पास निशानेबाजी का अच्छा हुनर था और उन्होंने यांत्रिक तेंदुए पर सटीक निशाना लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि अगर वे मैकेनिकल तेंदुए की 2 आंखों को मारने में भी भाग्यशाली रहे, तो मैकेनिकल तेंदुआ अभी भी दुश्मन को लॉक कर सकता था और अन्य 3 मैकेनिकल तेंदुओं के डेटा के माध्यम से शूट कर सकता था। जल्द ही 1 दर्जन से अधिक ड्रग डीलरों की मौत हो गई। दौड़ो दौड़ो। शेष बचे 1 दर्जन से अधिक ड्रग डीलर पूरी तरह से बेहोश हो गए और वे उसी रास्ते से भाग निकले जिस रास्ते से आए थे। लेकिन इस दिशा में एक यांत्रिक तेंदुआ भी है। अन्य 3 यांत्रिक तेंदुए अभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। बैंग बैंग बैंग। यांत्रिक तेंदुए ने सटीक निशाना साधा। बचे हुए 1 दर्जन लोग जल्द ही मर गए और कुछ ही लोग बचे। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। उनमें से एक ने अपनी बंदूक गिरा दी और चिल्लाया। बाकी लोगों ने भी तुरंत ऐसा ही किया, अपनी बंदूकें नीचे रख दी और आत्मसमर्पण कर दिया। अगर वे आत्मसमर्पण कर देते तो शायद वे बच जाते, लेकिन अगर वे आगे बढ़ते तो उनकी मौत हो जाती। चारों यांत्रिक पैंथरों ने तुरंत गोलीबारी बंद कर दी। वे आत्मसमर्पण करने वाले शत्रुओं पर आक्रमण नहीं करेंगे, तथा आत्मसमर्पण करने वाला शत्रु मृत शत्रु से अधिक मूल्यवान होता है।
बेशक अगर रोबोट पैंथर्स को फिर से सभी ड्रग डीलरों को मारने का आदेश मिलता है तो वे फिर भी आदेश का पालन करेंगे। अब उनके हाथों में बंदूकें नहीं हैं, लेकिन अगर वे बंदूकों से हमला करें तो उन्हें नागरिक नहीं माना जाएगा। रोबोट तेंदुओं को बोलने दो, उन्हें स्वयं को बांध लेने दो, लुओ जुआनरुई ने खुशी से कहा। हाँ, ऑपरेटर ने तुरंत यांत्रिक तेंदुओं को आदेश दिया और पास में मौजूद एक यांत्रिक तेंदुआ बोला, तुम में से एक दूसरे के हाथ पैर बांधेगा। अपने पैरों को फिर से एक साथ बांधो। यदि कोई असामान्य हलचल हो तो उन्हें तुरंत मार डालो। वहां सिर्फ 6 ड्रग डीलर ही जिंदा थे और वे थोड़े भ्रमित थे। आवाज मशीन गन जैसी लग रही थी। आखिर कौन हम पर हमला कर रहा है? मैंने निश्चित रूप से उन्हें मारा है। मैं उन्हें बिल्कुल नहीं मार सकता। हम शायद चीन में बने यांत्रिक तेंदुए के साथ काम कर रहे हैं। मैंने सुना है कि चीन ने कैमल कंट्री को इनका एक बैच बेचा है। बाकी बचे ड्रग डीलर पास आए और धीमी आवाज में बातें करने लगे। उन्होंने सही अनुमान लगाया, लेकिन ये बेकार था। उन सभी को पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर भेजो। जियो ली, 4 यांत्रिक तेंदुओं से नुकसान की रिपोर्ट करवाओ, लुओ जुआनरुई ने बड़ी खुशी से कहा। इतने सारे ड्रग डीलरों और पर्याप्त गोलाबारी के साथ वे उन सभी को पकड़ने में सक्षम थे। वह मैकेनिकल तेंदुए के प्रदर्शन से बहुत हैरान था। निर्देशक लुओ, खबर वापस आ गई है। उनमें से एक को बाईं आंख में गोली लगी तथा अन्य 4 यांत्रिक तेंदुओं को कुल 17 बार गोली मारी गई, लेकिन इनसे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कुल 49 राउंड गोलियां चलाईं। लुओ जुआनरुई की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। दर्जनों ड्रग डीलरों को मारने के लिए केवल 49 गोलियों की ही आवश्यकता थी। शियाओ ली ने कहा, उन्होंने 41 ड्रग डीलरों को खत्म कर दिया। लुओ जुआनरुई ने गहरी सांस ली। यह आदमी 49 गोलियों ने 49 ड्रग डीलरों को मार डाला। यहाँ तक कि गन किंग भी ऐसा नहीं कर सका। भयंकर लड़ाई सामान्य लक्ष्य अभ्यास से अलग है। दुश्मन की शक्तिशाली मारक क्षमता का सामना करते हुए शूटिंग की सटीकता निश्चित रूप से प्रभावित होगी। मारने और गोली मारने की मानसिकता भी अलग है। लेकिन मैकेनिकल पैंथर्स के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। वे डरते नहीं हैं और उनमें कोई भावना नहीं है। वे केवल एक एक करके दुश्मनों को सटीक रूप से गोली मारेंगे और मारेंगे। दुश्मन भागना जानता है, इसलिए एक भी गोली नहीं चलती। अधिक मजबूत, ये तो बस एक हत्या मशीन है। लुओ जुआनरुई भावना से भर गया। 4 यांत्रिक तेंदुओं में से केवल 2 के पास 100 राउंड के ड्रम थे, साथ ही उनके शरीर में 80 गोलियां थीं, कुल मिलाकर 280 राउंड। उसने सोचा कि शायद ये पर्याप्त नहीं होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ड्रम बजाने से कोई फायदा नहीं होगा। 80 गोलियों में से केवल आधे से कुछ अधिक ही बची थीं। 10 मिनट बाद 2 हेलीकॉप्टर आए और उनमें से एक हेलीकॉप्टर द्वारा 6 ड्रग डीलरों को ले जाया गया। बाकी लोगों को शवों से निपटना पड़ा। सभी शव और उनके द्वारा पीछे छोड़े गए हथियार ले जाए जाने चाहिए। हेलीकॉप्टर ने कई चक्कर लगाए और सुबह तक सभी शवों और हथियारों को निकटतम बेस पर पहुंचा दिया गया। लुओ जुआनरुई भी दौड़कर आया। निर्देशक लुओ, हम सभी लोगों, लाशों, हथियारों और हमारे घायल यांत्रिक तेंदुए को वापस ले आए हैं। किसी ने मुझे लुओ जुआनरुई के बारे में सूचना दी। पहले मुझे यांत्रिक तेंदुए को दिखाने ले चलो। अरे, जल्द ही लुओ जुआनरुई ने घायल यांत्रिक तेंदुए को देखा। उसकी एक आंख नष्ट हो गई थी और शरीर पर कुछ खरोंचें थीं। वे डैंग छोटे हैं और उनका उस पर कोई असर नहीं पड़ता। आंखें नाजुक अंग हैं, इसलिए वे उन्हें आसानी से बदल सकते हैं। जब अयान सक्सेना ने उन्हें 100 यांत्रिक तेंदुए दिए तो उन्होंने उन्हें दर्जनों ऐसे हिस्से भी दिए जो आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकते थे, जैसे कि आंखें। इन चीज़ों को जोड़ना आसान था और वे उन्हें खुद ही ठीक कर सकते थे। लाओ लो, समय बदल गया है। ऐसा लग रहा है कि हम खत्म हो जाएंगे। एक अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराता हुआ आया। लुओ जुआनरुई, अगर वे अपने देश और अपने लोगों की रक्षा कर सकते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम खत्म हो गए हैं। मेरे पास अभी भी घर पर कुछ एकड़ जमीन है जिससे मैं अपना खर्च चला सकता हूँ। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया। ये सही है। लाओ लो, बिच्छू मर गया है। लुओ जुआनरुई चौंक गया। डिप्टी डायरेक्टर झांग ही वह व्यक्ति था जिसे स्कॉर्पियो ने मारा था। बूढ़े जो, क्या तुम्हें यकीन है कि वह वही था? अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? हम 1 साल से भी ज्यादा समय से स्कॉर्पियन का पीछा कर रहे हैं। अगर वह राख में बदल जाए तो भी मैं उसे पहचान लूंगा, लेकिन अगर उसके सिर में गोली लग जाए तो मैं उसे नहीं पहचान पाऊंगा। नमस्ते, जाकर देखो, लुओ जुआनरुई ने आह भरी। जल्द ही वे मुर्दाघर पहुंच गए। लुओ जुआनरुई ने तुरंत पहचान लिया कि यह वास्तव में एक बिच्छू था। लाओ झांग, मैंने अंततः तुम्हारा बदला ले लिया है, लुओ जुआनरुई ने खुद से कहा। उनमें से 4 की पिछले वर्ष एक ऑपरेशन में मृत्यु हो गई थी तथा उपनिदेशक झांग की भी इसी ऑपरेशन में मृत्यु हो गई थी। लाओ लो, ये खत्म हो गया है। लुओ जुआनरुई ने गहरी सांस ली और कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। उनमें से कुछ बचे हुए होंगे। पूरी श्रृंखला में अन्य अपराधी भी होंगे।
हमें पकड़े गए ड्रग डीलरों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करनी होगी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, इसकी तुरंत समीक्षा की गई, लेकिन वे जिद्दी थे और अभी तक कोई परिणाम नहीं आया है। लुओ जुवानरुई की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। अगर वे सख्त बातें करते रहेंगे तो हमें उन्हें मजबूत बनाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 6 लोग इसे संभाल पाएंगे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया। यो। लुओ जुवानरुई यहाँ एक कार्यालय में गया। उन्होंने अयान सक्सेना को बुलाया। मास्टर अर्जुन, मैं लुओ जुवानरुई हूँ। क्या मैंने आपके आराम में खलल डाला? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत पहले ही उठ गया था। मेरे परिवार में करीब 1 दर्जन लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनके लिए नाश्ता बनाऊं। राजधानी से आए कई बच्चे अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। अनिंदिता सक्सेना को उनके साथ खेलने में बहुत मजा आया। अयान सक्सेना उन्हें रोबोट और मॉडल हवाई जहाज के साथ खेलने के लिए ले गया और उसकी रोबोट प्रौद्योगिकी और मानव रहित पनडुब्बी प्रौद्योगिकी में तेजी से सुधार हुआ। आमतौर पर अनिंदिता सक्सेना ये खेल अकेले शायद ही कभी खेलती हैं, विशेषकर मॉडल हवाई जहाज, मानव रहित स्टेल्थ अटैक पनडुब्बी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वह पहले ही ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहुंच चुका था, लेकिन उसे ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहुंचे हुए काफी समय हो गया था। अगर वह अब जल्दी से आगे बढ़ता तो शायद वह सफल हो सकता था। मास्टर अर्जुन, मेरे पास आपके लिए कुछ खबर है। हमने कल रात 47 ड्रग डीलरों को मार डाला और पकड़ लिया। कार्रवाई में केवल 4 रोबोट तेंदुए हैं और वे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लुओ जुवानरुई ने उत्साह से आह भरी। अयान सक्सेना का चेहरा शांत था। यह एक सामान्य प्रदर्शन था। वह नए यांत्रिक तेंदुए की शक्ति से परिचित हैं। बधाई हो, लुओ। लुओ जुवानरुई ने असमंजस में पूछा, मास्टर अर्जुन, मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। हमने 2 में से 2 पर ड्रम लगाए हैं, लेकिन उनका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या हमारी स्थापना में कुछ गड़बड़ है? अयान सक्सेनायु, क्या उन्होंने अपने शरीर में मौजूद सारी गोलियां इस्तेमाल नहीं कर ली हैं? वे अपने शरीर के अंदर से जो गोलियां चलाते हैं उनकी सटीकता अधिक होती है। इसमें आंतरिक आग्नेयास्त्र हमलों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। अध्याय 484 पनडुब्बी प्रौद्योगिकी सुधार। लुओ जुवानरुई को अचानक एहसास हुआ कि मामला यही था। मास्टर अर्जुन, यह ऐसा ही है। अयान सक्सेना ने कहा, सामान्य छोटे पैमाने पर घात लगाकर किए गए हमले में यांत्रिक तेंदुए के शरीर में 20 गोलियां पर्याप्त होती हैं। कई यांत्रिक तेंदुए एक साथ काम करके दर्जनों दुश्मनों को मारने के लिए पर्याप्त होते हैं। छापामार युद्ध के लिए अधिक शक्तिशाली मारक क्षमता की आवश्यकता होती है। लुओ जुवानरुई, मास्टर अर्जुन, मैं समझता हूँ। जब ड्रग डीलर हमारी ओर दौड़ते हैं तो हम आमतौर पर दुश्मन पर घात लगाते हैं। श्री सक्सेना, इस मामले में हमें सभी यांत्रिक तेंदुओं को बाहरी बंदूकों से लैस करने की आवश्यकता नहीं है। अयान सक्सेना, ये वास्तव में आवश्यक नहीं है। अपने साथ बंदूकें लेकर आइए। जंगल में यांत्रिक तेंदुओं की आवाजाही में बाधा आएगी और जब दुश्मन भागेगा तो आपको उसका पीछा नहीं करना पड़ेगा। मास्टर अर्जुन, मैं समझ गया। लुओ जुवानरुई ने कहा, मास्टर अर्जुन, बाकी यांत्रिक तेंदुए? अयान सक्सेना ने कहा, हर दिन ट्रक द्वारा आपके पास आउटपुट पहुंचाया जाएगा, इसलिए आपको बस जल्द से जल्द व्यवस्था करनी होगी। मैं पहले तुम्हें संतुष्ट करूंगा। लुओ जुवानरुई ने खुशी से कहा, धन्यवाद धन्यवाद। फोन रखने के बाद लुओ जुवानरुई बहुत उत्साहित था। अयान सक्सेना ने उन्हें 1000 यांत्रिक तेंदुए दिए। यांत्रिक तेंदुओं की ताकत के हिसाब से हर महत्वपूर्ण स्थान पर 4 या 5 तेंदुए रखना काफी होगा। 1000 से अधिक जवान 200 से अधिक महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा कर सकते हैं। यदि इन महत्वपूर्ण स्थानों पर नशीले पदार्थों के अपराधियों को रोक दिया जाए तो उनके लिए वहां से निकल पाना बहुत कठिन हो जाता है। 3 दिन देखते ही देखते बीत गए। मेजबान, आपकी छोटी सी मानव रहित हमलावर पनडुब्बी प्रौद्योगिकी ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच गई है। अयान सक्सेना के दिमाग में भी यही आवाज गूंज रही थी। अयान सक्सेना के दिमाग में भारी मात्रा में जानकारी भर गई। छोटी स्टील्थ मानव रहित हमलावर पनडुब्बी तकनीक में एंटी शिप और एंटी सबमरीन मिसाइल तकनीक शामिल हैं। अयान सक्सेना इन दोनों मिसाइल तकनीकों में दुनिया के शीर्ष स्तर पर पहुंच गए हैं। महान। अयान सक्सेना के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। पता चला कि वह केवल एक मास्टर था और उसने कुछ पनडुब्बी प्रौद्योगिकी हासिल की थी और अभी भी कुछ पहलुओं में पीछे था। उदाहरण के लिए, गुप्त प्रदर्शन। अतीत में इसका स्टेल्थ प्रदर्शन औसत दर्जे का था। ये दूरी पर अदृश्य था, लेकिन अगर दूरी कम होती तो इसे जरूर खोजा जा सकता था। अब छिपी हुई कमियों को सुधार लिया गया है। अन्य पहलुओं, जैसे पनडुब्बी की बिजली उत्पादन दक्षता, मिसाइल रेंज, गति, शक्ति, पनडुब्बी की अपनी गति आदि सभी में व्यापक रूप से सुधार किया गया है। हालांकि यह पनडुब्बी एक छोटी पनडुब्बी ही है, लेकिन एक बार पूरी बन जाने पर यह निश्चित रूप से दुनिया की सबसे उन्नत पनडुब्बियों में से एक होगी। अयान सक्सेना को इस बात से खुशी है कि इसकी सभी पहलुओं में प्रौद्योगिकी में सुधार किया गया है, इसलिए कुल निर्माण लागत कम हो गई है।
इसकी लागत प्रति जहाज 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो बहुत महंगा है। अगर देश एक जहाज बनाना भी चाहे तो वह पानी की जांच के लिए केवल कुछ ही जहाज बना सकता है। वर्तमान कीमत में लगभग 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई है। यद्यपि यह अभी भी महंगी है, लेकिन इसके प्रदर्शन में काफ़ी सुधार हुआ है और इस पनडुब्बी की लागत प्रभावशीलता पिछली पनडुब्बी की तुलना में दोगुनी से भी अधिक हो गई है। इस पनडुब्बी का पहले से ही बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। पिताजी, आप किस बारे में सोच रहे हैं? अनिंदिता सक्सेना ने बच्चे जैसी आवाज में कहा। अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना के सिर पर हाथ फेरा और कहा, पिताजी ने सोचा था, जीक्सी, तुम जल्द ही प्राथमिक विद्यालय जाओगी। टोंग टोंग, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? टोंग टोंग ने सिर हिलाया। अंकल लिन, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। एक अन्य बच्चे ने हंसते हुए कहा, मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया है, लेकिन चिंता मत करो, मैं आखिरी दिन फिर जाऊंगा। एक दीपक और एक कलम के साथ मैं चमत्कार कर सकता हूँ। डिंग डिंग। ठीक इसी समय अयान सक्सेना का मोबाइल फोन बज उठा। ये श्री मेहता थे जिन्होंने फोन किया था। अर्जुन सक्सेना, अब बच्चों के वापस आने का समय आ गया है। इन दिनों आप उनमें से बहुत से बच्चों की देखभाल कर रहे हैं और यह बहुत कठिन है। ताओवादी ली। अयान सक्सेना ने कहा, मिस्टर मेहता, मैं उन्हें वापस भेज दूंगा। वैसे मुझे आपसे कुछ और भी कहना है। फोन रखने के बाद अयान सक्सेना ने कहा कि बच्चे थोड़े उदास थे और उन्हें बताया कि श्री मेहता ने फ़ोन करके उन्हें वापस जाने को कहा है, इसलिए उन्हें वापस जाना चाहिए। अंकल लिन, क्या हम शीतकालीन अवकाश के दौरान भी आ सकते हैं? अंकल लिन, बच्चों ने एक के बाद एक पूछा। वे चाहते थे कि वे साल भर अयान सक्सेना के साथ रह सकें। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, शीतकालीन छुट्टियों के दौरान जिनके अच्छे ग्रेड हैं, अंकल लिन उनका स्वागत करते हैं। जिनके ग्रेड खराब हैं, कृपया न आएं। सभी लोग अपना सामान पैक कर लें। शीशी, डैडी तुम्हें भी पैक करने के लिए ले जाएंगे। तुम 2 दिन खेलने के लिए राजधानी जाओगी और फिर तुम किंडरगार्टन जाने की तैयारी कर सकती हो। अनिंदिता सक्सेना ने बार बार सिर हिलाया। उसके अतीत के सभी दोस्त नहीं आए। वह कुछ समय से राजधानी नहीं गई है। जल्द ही अयान सक्सेना और उसके दोस्तों ने अपना सामान पैक कर लिया। मेज़बान, आप और अनिंदिता सक्सेना अपना सामान पैक कर लें। एकीकृत स्थान 1000 क्यूबिक मीटर बढ़ जाएगा। एकीकृत स्थान 10,000 क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया है। नेता ने याद दिलाया। अयान सक्सेना के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी और अंततः उनकी हालत में सुधार हुआ। दूसरे बच्चे के जन्म के बाद सामान्य स्थान को हर साल 2 बार बढ़ाना होगा। इस साल, ये साल की शुरुआत में केवल 1 बार बढ़ाया गया था। ताओ 1000 घन मीटर आरामदायक। अयान सक्सेना ने एकीकृत स्थान की जांच की। एकीकृत स्थान में एक पनडुब्बी, ड्रोन और कुछ यांत्रिक तेंदुए रखे गए हैं, लेकिन यह अभी भी अपेक्षाकृत खाली है। अंदर रखी वस्तुओं का कुल आयतन 3000 घन मीटर से कम है। पुनश्च एक समान स्थान को रूपांतरित किया जा सकता है और पनडुब्बी कप्तान के लिए इसे अंदर रखना असंभव नहीं होगा। पत्नी, मैं बच्चों को वापस राजधानी भेज रहा हूँ। आप बहुत समय से कारावास से बाहर नहीं आई हैं, इसलिए ये यात्रा न करें। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा को गले लगाया और चूमा। 1 महीने से ज्यादा समय बाद उसकी खूबसूरत पत्नी वापस आ गई। रोशनी मेहरा का रूप रंग गर्भवती होने से पहले से भी ज्यादा बेहतर हो गया है। अगर मैं जा भी सकती हूँ तो भी नहीं जा सकती। मैं घर पर रहकर चीज़ों का ध्यान रखूंगी। प्रिय, तुम्हें जल्दी वापस आ जाना चाहिए। शीशी जल्द ही स्कूल जाने वाली है, रोशनी मेहरा ने कहा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया और वह बच्चों के साथ चल पड़ा। इस बार उन्होंने अपना निजी विमान लेने का फैसला किया। कुछ घंटों बाद अयान सक्सेना और उसके दोस्त सुरक्षित रूप से शाही राजधानी में पहुंच गए। ज़ियाओलिन, तुमने कड़ी मेहनत की है। अर्जुन सक्सेना, इन शरारती बंदरों का नेतृत्व करना आसान नहीं है ना? लाओ और अन्य लोग अयान सक्सेना के विला पर आए। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मुश्किल नहीं है, मैं बस कुछ ज्यादा खाना पका लेता हूँ। एक व्यक्ति के साथ खेलने की तुलना में उनके साथ खेलना ज्यादा आसान है। वे अकेले भी खेल सकते हैं। कुछ वाक्यों तक बातचीत करने के बाद अयान सक्सेना और मिस्टर जियांग अध्ययन कक्ष में चले गए। मास्टर, इस समय हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जल, थल और वायु, अयान सक्सेना ने पूछा। श्री गु, ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि नौसेना, हमारी थल सेना निर्विवाद रूप से विश्व में सर्वश्रेष्ठ है तथा हमारी वायुसेना का 5वीं पीढ़ी का विमान और भी अधिक शक्तिशाली है तथा हमारे पास 3री पीढ़ी का विमान भी है। 1 शताब्दी पुरानी नौसेना बनाने में समय लगता है। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, नौसेना की कमियां क्या हैं? जियांग लाओदाओ ने कहा, तो फिर यह पनडुब्बियों की बात नहीं है। पनडुब्बियों के मामले में हमारे और बियत देश के बीच अभी भी एक निश्चित अंतर है। सतह के जहाज़ों के मामले में हमारे और बियत देश के बीच कोई तकनीकी अंतर नहीं है। हमारे पास केवल समय की कमी है।
अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ड्रैगन फैंग बी टाइप पनडुब्बी बनाई है। सभी पहलुओं में इसके डेटा में काफ़ी सुधार किया गया है और निर्माण लागत 700 मिलियन से लगभग 500 मिलियन तक कम हो गई है। पता चला कि जिस पनडुब्बी को उन्होंने डिज़ाइन किया था उसका नाम ड्रैगन्स टूथ था। बुजुर्गों ने आश्चर्य से अयान सक्सेना को देखा। टन भार कम नहीं हुआ है? श्री जियांग ने जल्दी से पूछा। टन भार वही है, सामग्री बदल गई है, बिजली उत्पादन दक्षता बढ़ गई है, गति बढ़ गई है, अधिकतम गोताखोरी गहराई बढ़ गई है और दोनों मिसाइलों के प्रदर्शन में भी सुधार हुआ है। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े लोग बहुत खुश हुए। अयान सक्सेना द्वारा विकसित ड्रैगन टूथ मानव रहित पनडुब्बी काफ़ी शक्तिशाली है और मध्यम से लेकर बड़ी पारंपरिक पनडुब्बियों को पराजित कर सकती है। इसके निर्माण में बाधा यह है कि यह बहुत महंगा है। वर्तमान कीमत कम हो गई है, प्रदर्शन में सुधार हुआ है और लागत प्रभावशीलता बढ़ गई है। बड़ी पनडुब्बी की निर्माण अवधि बहुत लंबी होती है, लेकिन इस तरह की छोटी हमलावर पनडुब्बी को बनाने में केवल कुछ महीने ही लगते हैं। अध्याय 485, एक ही समय में 30 जहाज बनाएं। श्री जियांग ने उत्साहित होकर कहा, अर्जुन सक्सेना, पुराने मॉडल की ड्रैगन फैंग पनडुब्बी की युद्ध क्षमता मध्यम आकार की पनडुब्बी से कमतर नहीं है। नया मॉडल बड़ी पारंपरिक पनडुब्बी से कैसे कमतर हो सकता है? अयान सक्सेना। श्री जियांग, ड्रैगन फैंग का नया मॉडल धीरज, गोताखोरी की गहराई, संचार, चुपके आदि के मामले में किसी भी पनडुब्बी से कम नहीं है, लेकिन आखिरकार इसका टन भार छोटा है, इसलिए इसकी मारक क्षमता अभी भी बहुत कमजोर है। जियांग लाओयू, ड्रैगन फैंग एक मानव रहित पनडुब्बी है और इसमें बहुत सारी एंटीशिप और एंटी पनडुब्बी मिसाइलें लगी हुई हैं। यह मारक क्षमता सामान्य युद्धों से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक है। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सामान्य युद्ध के लिए निश्चित रूप से ठीक है, और यदि एक जहाज की मारक क्षमता पर्याप्त नहीं है तो हम 2 या 3 का उपयोग कर सकते हैं। श्री मेहता, अर्जुन सक्सेना, क्या तकनीक बहुत परिपक्व है? अगर हम एक साथ कई जहाज बनाएं तो क्या कोई समस्या होगी? मध्यम और बड़ी पनडुब्बियों के लिए एक गोदी में केवल एक ही पनडुब्बियां रखी जा सकती हैं, लेकिन 2000 टन की छोटी पनडुब्बियों के लिए एक गोदी में 4 पनडुब्बियां रखने में कोई समस्या नहीं है। जब तक तकनीक को सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती, आप अधिक निर्माण कर सकते हैं। अयान सक्सेना। श्री मेहता, कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि हम एक समय में इस प्रकार की 30 पनडुब्बियां बना सकते हैं। एल्डर जियांग और एल्डर ली, क्या एक साथ 30 जहाज बनाना थोड़ा पागलपन नहीं है? अयान सक्सेना। यह एक मानव रहित पनडुब्बी है। इसमें सवार होने के लिए लोगों की आवश्यकता नहीं होती। एक बार बन जाने के बाद ये लड़ाकू क्षमता विकसित कर सकती है। कोई तकनीकी समस्या नहीं है। पिछले आधार के साथ कुछ नई प्रौद्योगिकियों के आने में अधिक समय नहीं लगेगा। पनडुब्बियों का ये जत्था आधी सदी से कुछ अधिक समय में तैयार हो जाएगा। श्री मेहता ने असहाय होकर कहा, अर्जुन सक्सेना, अब लगभग सितंबर आ गया है और कई परियोजनाएं पहले से ही प्रगति पर हैं। 30 जहाज़ों के लिए सैकड़ों अरबों की आवश्यकता होगी, लेकिन मुझे डर है कि हम इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देश के पास सैन्य खर्च के लिए एक बजट है। हालांकि कुछ मुफ्त पैसा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। 3 या 5 जहाज बनाना ठीक है, लेकिन 30 जहाज बनाना सचमुच। अयान सक्सेना। श्री मेहता, समय निकलता जा रहा है। हमारे देश की ताकत को देखते हुए यह असंभव है कि अन्य देश हम पर हमला करेंगे, लेकिन महासागर में युद्ध छिड़ने की संभावना कम नहीं है। पानी के अंदर बहुत सारे स्नाइपर्स होने चाहिए, है ना? श्री मेहता और श्री जियांग ने सिर हिलाया। अयान सक्सेना ने एक पल सोचा और कहा, मिस्टर मेहता और मिस्टर जियांग, इस बारे में क्या ख्याल है? मैं 30 ड्रैगन टूथ बी पनडुब्बियों का भुगतान करूंगा और उनमें से 3 ले लूंगा। आप ये सब भुगतान करने जा रहे हैं? श्री जियांग आश्चर्यचकित थे। अयान सक्सेना, 30 जहाज, प्रत्येक 500 मिलियन, कुल मिलाकर केवल 15 बिलियन, मैं इसे वहन कर सकता हूं। अब उनके कार्ड में 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की राशि है। विदेशी खाते में शुरू में सिर्फ 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर थे, लेकिन अब इसमें 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की राशि है। अगर उसने ज़ियाओबेई को शांत रहने के लिए नहीं कहा होता तो और भी कुछ होता। 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की रकम 400 बिलियन रुपये से ज्यादा के बराबर है। 170 बिलियन से ज्यादा की रकम के साथ अयान सक्सेना के पास अब 570 बिलियन से ज्यादा की नकदी है। 150 करोड़, थोड़ा पानी छिड़को। अर्जुन सक्सेना, मेरी कोई राय नहीं है। एक बार मानव रहित पनडुब्बी बन जाए, भले ही हम इसे आपको न दें, फिर भी आप चाहें तो इसे नियंत्रित कर सकते हैं। ली लाओयू। अयान सक्सेना। मिस्टर मेहता, मैं निश्चित रूप से देश के लिए ऐसा नहीं करूंगा। देश एक आत्मविनाश उपकरण या कुछ और भी जोड़ सकता है, और अगर यह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो इसे आत्मविनाश करने दे सकता है। वैसे भी यह एक मानव रहित पनडुब्बी है, इसलिए कोई अतिरिक्त नुकसान नहीं हुआ है। श्री मेहता और श्री जियांग ने एक दूसरे की ओर देखा। सारा पैसा अयान सक्सेना ने चुकाया और देश को कोई नुकसान नहीं हुआ।
अयान सक्सेना को 3 पनडुब्बियां देना कोई बड़ी समस्या नहीं है। अयान सक्सेना हम में से एक है। किसी शत्रु देश के लिए 3 पनडुब्बियां जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें अयान सक्सेना से सावधान क्यों रहना चाहिए? जियांग लाओयू, अर्जुन सक्सेना, मुझे लगता है कि यह ठीक है, लेकिन यह मामला ऐसा नहीं है जिस पर हम अकेले निर्णय ले सकें। हमें इस पर चर्चा करने के लिए अभी भी एक बैठक आयोजित करने की आवश्यकता है। हम आपको यथाशीघ्र उत्तर देंगे। अयान सक्सेनायू, श्री जियांग, यदि पर्याप्त शिपयार्ड हैं और हम उन्हें बना सकते हैं, तो हम और भी बना सकते हैं। चाहे हम कितने भी बनाएं, मैं उसका केवल 10वां हिस्सा ही लूंगा। श्री जियांग ने अपना सिर हिलाया। हमें एक ही समय में 30 जहाज बनाने में सक्षम होना चाहिए। हम इससे अधिक नहीं बना पाएंगे। आखिरकार, ये पनडुब्बियां हैं, नागरिक जहाज नहीं। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। तो चलो 30 मान लेते हैं। इन 30 ड्रैगन फैंग बी टाइप पनडुब्बियों के साथ भले ही हम जीत ना पाएं, हमें दुश्मन की पनडुब्बियों से हारना नहीं चाहिए। वह है। श्री मेहता और श्री जियांग दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। पहले चीन को धीरे धीरे पनडुब्बी बनानी पड़ती थी और फिर धीरे धीरे उसका सत्यापन करना पड़ता था। इससे निर्माण धीमा हो जाता था और इसमें बहुत समय लगता था। अब अयान सक्सेना द्वारा डिज़ाइन की गई पनडुब्बी बनाना ज़्यादा सुविधाजनक है। बस अयान सक्सेना के निर्देशों का पालन करें। जब हम आधे साल में 30 ड्रैगन टूथ बी प्रकार की पनडुब्बियां बना लेंगे, तो जब हम इसकी घोषणा करेंगे तो पूरी दुनिया चौंक जाएगी। जियाओलिन, तकनीकी डेटा कहाँ है? श्री मेहता ने पूछा। अयान सक्सेना ने एक USB ड्राइव निकाली और कहा, मिस्टर मेहता, डेटा यहीं है। आप इसे ले जा सकते हैं। मेरे पास कोई सेल्फ डिस्ट्रक्ट डिवाइस नहीं है। आप इसे खुद करने के लिए किसी को ढूंढ सकते हैं। जियाओलिन, धन्यवाद। श्री मेहता ने USB ड्राइव ली और गंभीरता से कहा, ड्रैगन टूथ बी पनडुब्बी को राष्ट्रीय खजाना माना जा सकता है। अयान सक्सेना ने सीधे तौर पर यह जानकारी मुफ्त में दी। अयान सक्सेना ने हाथ हिलाते हुए कहा, आपका स्वागत है मिस्टर मेहता। मैं यह आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये देश के लिए कर रहा हूँ। मिस्टर मेहता ने सिर हिलाया और कहा, अर्जुन सक्सेना, हम पहले निकलेंगे। आज रात को खाने के लिए हमारे घर आओ। मिस्टर जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, तो कल रात हमारे घर आ जाओ। सिर्फ तुम और जीक्सी, तुम्हें कम खाना पकाना चाहिए। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। श्री मेहता और उनके मित्र अयान सक्सेना के विला से चले गए। बूढ़ेली, चलो कल तक इंतजार नहीं करते। चलो अभी रिपोर्ट करते हैं और ड्रैगन फैंग बी के निर्माण पर चर्चा करते हैं। ताओवादी जियांग, ठीक है। आधे घंटे बाद कई बड़े लोग एकत्र हुए और मिस्टर मेहता और मिस्टर जियांग ने अयान सक्सेना को उसकी योजना के बारे में बताया। इसे बिना अधिक चर्चा के पारित कर दिया गया। अयान सक्सेना ने देश के लिए बहुत बड़ी मदद की है। अयान सक्सेना पर शक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अयान सक्सेना को 3 पनडुब्बियां देने में थोड़ा जोखिम भले ही हो, लेकिन क्या ये जोखिम दुश्मन से उत्पन्न खतरे से अधिक है? भोजन के समय श्री मेहता जल्दी जल्दी वापस आए। अर्जुन सक्सेना, आपने जो कहा वह सही है, श्री मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर मेहता, तो आप मुझे एक खाता दे दीजिए और मैं उस खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है, मैं इसे बाद में तुम्हें दे दूंगा। ताओवादी ली। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए और अयान सक्सेना और उसके दोस्त वापस लौट आए। डोंग डोंग, क्या तुम्हें अपनी बहन की याद आती है? बहन ने तुम्हारे लिए एक खिलौना खरीदा है। घर पहुंचते ही अनिंदिता सक्सेना ने सबसे पहले लिन डोंग्याओ से मुलाकात की। लिन डोंग्याओ ने अनिंदिता सक्सेना को मुस्कुराते हुए देखा। उन्होंने अपना छोटा सा हाथ भी आगे बढ़ाया, जैसे अनिंदिता सक्सेना से गले लगने के लिए कह रहे हों। अनिंदिता सक्सेना ने लिन डोंग्याओ के हाथ में एक खड़खड़ाहट थमा दी। हनी, जिक्सी परसों किंडरगार्टन जाएगी। रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना की बाहों में सिमटकर कहा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। रोशनी मेहरा, शीशी किस क्लास में पढ़ती है? क्या आपने उससे संपर्क किया है? क्या आपको टीचर की स्थिति पता है? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने उनसे संपर्क कर लिया है। मैंने शिक्षक की स्थिति की जांच नहीं की है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो निश्चित रूप से इसकी जांच करेगा। वे हर शिक्षक के पूर्वजों की 3 पीढ़ियों की जांच करेंगे। हनी, सुरक्षा के संबंध में, अयान सक्सेना ने कहा, वहां कम से कम 10 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी मौजूद होंगे और वहां कई यांत्रिक तेंदुए गश्ती दल भी मौजूद होंगे। आसपास के कुछ स्थानों पर ड्रोन निगरानी रखेंगे। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। अध्याय 486 अनिंदिता सक्सेना किंडरगार्टन जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका। रॉबर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित हुए। रॉबर्ट, मुझे फिर से यह बुरी खबर मत बताओ। नहीं, मैं तुमसे नफरत करने जा रहा हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रॉबर्ट की ओर देखा। रॉबर्ट, उन्होंने हल्की खांसी के साथ कहा, कमांडर इन चीफ, मुझे चीन के नए प्रकार के यांत्रिक तेंदुए के बारे में कुछ खबर मिली है। 3 दिन पहले 47 सशस्त्र ड्रग डीलरों ने चीन में घुसने की कोशिश की।
उन पर यांत्रिक तेंदुओं ने घात लगाकर हमला किया। 41 की मौत हो गई और 6 को जीवित पकड़ लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूछा, कितने रोबोट तेंदुए तैनात किए गए? 4। अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। 4 रॉबर्ट, 4 यांत्रिक तेंदुओं ने 47 ड्रग डीलरों को हराया। क्या उनके हाथों में जो चीजें हैं वे पोकर हैं, या फिर वे सब स्वयं कचरा हैं? रॉबर्ट, हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार वे 5 मशीन गन, 6 रॉकेट लॉन्चर लेकर आए थे और उनकी टीम में 2 स्नाइपर भी थे। उन सभी के पास बहुत अनुभव है, लेकिन उन्होंने किसी भी रोबोट पैंथर को नष्ट नहीं किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने मेज पर एक बटन दबाया। जल्द ही कोई आइस्ड कोक लेकर आया। कोक का एक घूंट पीने के बाद उन्होंने कहा, रॉबर्ट, क्या तुम्हारी बुद्धि में कुछ गड़बड़ है? 4 यांत्रिक तेंदुए भारी गोलाबारी के साथ 47 ड्रग डीलरों का सामना कर रहे हैं। क्या ये संभव है कि कोई भी यांत्रिक तेंदुआ न खो जाए? रॉबर्ट, कमांडर इन चीफ, उन यांत्रिक पैंथरों में एक्स मिश्र धातु का उपयोग किया गया है और उनकी रक्षात्मक क्षमताएं बहुत अच्छी हैं। वे बहुत सटीकता से हमला भी करते हैं। अमेरिकी कमांडर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, रॉबर्ट, आपका मतलब है कि हम अपनी जमीनी लड़ाई की बढ़त खो रहे हैं? रॉबर्ट ने मन ही मन सोचा कि शायद उसे पहले ये सुविधा नहीं मिली होगी। हाँ कमांडर, हमें प्रभावी कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा हम न केवल अपनी जमीनी श्रेष्ठता खो देंगे बल्कि अपनी हवाई और समुद्री श्रेष्ठता भी खो देंगे। रॉबर्ट ने चेतावनी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गहरी आवाज में कहा, रॉबर्ट, चाहे कोई भी तरीका अपनाया जाए, हमारे पास एक नए प्रकार का यांत्रिक तेंदुआ होना चाहिए। हमारे पास अपनी यांत्रिक सेना होनी चाहिए। इतना कहकर उसने अपना हाथ हिलाया। रॉबर्ट चला जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तुरंत एक बंद दरवाजे के पीछे बैठक आयोजित की। राष्ट्रपति महोदय, आपके पास क्या अच्छे विचार हैं? हमें प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा चीन हमसे आगे निकल जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गहरी आवाज में कहा। सब चुप थे। ये बुरी खबर थी। वे ड्रोन के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं हैं क्योंकि उनकी उड़ान का समय बहुत लंबा नहीं है। बड़े पैमाने पर संचालन के लिए वे हस्तक्षेप करने के लिए शक्तिशाली जैमर का भी उपयोग कर सकते हैं, और आत्मघाती ड्रोन केवल एक ही लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं। रोबोट पैंथर अलग है। वे जमीन पर काफी लंबे समय तक टिके रहते हैं तथा स्थिर पड़े रहने पर भी स्टैंड बाई मोड में बहुत कम बिजली का उपयोग करते हैं। वे बहुत सारी गोलियां भी ले जा सकते हैं। एक छुपे हुए यांत्रिक तेंदुआ कई लोगों को मार सकता है। बोलना, हमें कार्रवाई करनी होगी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने गहरी आवाज में कहा। उनमें से एक ने कहा, हम इस खबर को उजागर कर सकते हैं। हो सकता है कि ड्रग डीलर हमारे लिए अयान सक्सेना को मार डालें। एक अन्य व्यक्ति ने तुरंत कहा, यह उचित नहीं है। अयान सक्सेना मूर्ख नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे और उसे पता चल जाएगा तो ब्लैक एम्परर निश्चित रूप से हमें निशाना बनाएगा। मुझे लगता है कि हमें अभी भी अयान सक्सेना को यहाँ आकर्षित करना होगा। लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने गहरी आवाज में कहा, क्या आपके पास हमें और मजबूत बनाने का कोई रास्ता नहीं है? अगर आपके पास कोई है तो मुझे अभी बताओ। किसी ने हल्की खांसी की। सबने उसकी ओर देखा और उसने कहा, कमांडर इन चीफ, मुझे पता है कि एक कंपनी आनुवंशिक अनुसंधान कर रही है। वे एक रहस्यमय जैविक हथियार पर शोध कर रहे हैं। किस तरह का हथियार? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे अनुसंधान की विशिष्ट प्रगति के बारे में पता नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वे यह अनुसंधान कर रहे हैं। हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिक उन्नत जैविक प्रौद्योगिकी है और शायद हम इस क्षेत्र में जीतने का प्रयास कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गहरी आवाज में कहा, उनके नेता मुझे रिपोर्ट करें। मुझे विशिष्ट स्थिति जाननी चाहिए। ठीक है। कुछ घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। मेरा नाम सोलोमन है, सर। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सिर हिलाया और कहा, सोलोमन, मुझे उन हथियारों के बारे में बताओ जिन पर तुम्हारा परिवार गुप्त रूप से शोध कर रहा है। कमांडर, यह कोई भौतिक हथियार नहीं है, ये भौतिक समलन तकनीक है। हम वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। इसका लक्ष्य कई बीमारियों का समाधान करना है, सुलेमान ने समझाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, यहाँ और कोई नहीं है, बस लोगों को ये बातें बताए। मुझे जानना है कि वास्तव में क्या हो रहा है। अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं किसी से जांच करवाऊंगा। सोलोमन ने हल्की खांसी करते हुए कहा, कमांडर इन चीफ, जैविक समलन तकनीक का उपयोग वास्तव में जैविक हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। तुमने क्या बनाया है? सोलोमन, हमने बहुत प्रगति की है, लेकिन तकनीक को पूरी तरह विकसित करने में अधिक धन और समय लगेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, मुझे एक विस्तृत रिपोर्ट चाहिए। यदि परियोजना ठीक रही तो आपको अधिक धनराशि मिलेगी। सुलेमान की आंखें चमक उठीं। ठीक है, सिसी। स्कूल बैग। रोशनी मेहरा ने अनिंदिता सक्सेना की पीठ पर एक सुंदर सा स्कूल बैग रख दिया। आज वह दिन है जब अनिंदिता सक्सेना ने किंडरगार्टन में प्रवेश लिया।
मैं स्कूल के लिए जाना चाहता हूँ, अनिंदिता सक्सेना ने खुश होकर कहा। जिन बच्चों को वह जानती थी उनमें से कुछ पहले से ही स्कूल में थे, जिससे अनिंदिता सक्सेना के मन में किंडरगार्टन जाने की लालसा जाग उठी। चल दर, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। वे पहली मंजिल पर गए और कार में बैठ गए। ये कार बुलेट प्रूफ कलिनन नहीं थी, बल्कि एक होंकी L5 थी, जो सुपर एलॉय से बनी थी। ये हल्का और बुलेट प्रूफ है। अयान सक्सेना तेजी से चला गया। किंडरगार्टन ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप पैदल जाएं तो ये कई 100 मीटर दूर है, लेकिन अगर आप गाड़ी से जाएं तो ये जल्दी पहुंच जाएगा। जल्द ही अयान सक्सेना बिना किसी कार के घर से निकल गया। यह इलाका राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के नियंत्रण में था और इस इलाके में कई यांत्रिक तेंदुए गश्त कर रहे थे। ये केवल 700 मीटर दूर है और आप वहां कार से जल्दी पहुंच सकते हैं। किंडरगार्टन के प्रधानाचार्य और शिक्षक बच्चों का स्वागत करने के लिए बाहर मौजूद थे। अयान सक्सेना और अन्य लोग कार से उतर गए। आसपास के कई लोग उनकी ओर देखने लगे। सीसी, ज़िक्सी, तुम किस कक्षा में काम करती हो? अन्य बच्चों ने उत्साह से पूछा। अनिंदिता सक्सेना पहले भी कई बच्चों को जानती थीं। श्री सक्सेना, श्रीमती लिन, मैं जू लान हूँ, इस किंडरगार्टन की प्रिंसिपल। हम पर भरोसा करने और यहाँ स्कूल जाने का विकल्प चुनने के लिए आपका धन्यवाद, किंडरगार्टन प्रिंसिपल ने घबराते हुए कहा। यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चे अमीर परिवारों से आते हैं, लेकिन फिर भी वे अयान सक्सेना से बहुत कमतर हैं। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिंसिपल जू, आपके किंडरगार्टन की स्थिति सभी पहलुओं से बहुत अच्छी है। श्री सक्सेना, श्रीमती लिन, मैं ज़िक्सी की कक्षा शिक्षिका हूँ। मेरा नाम चेन जिंग है और मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाने का 10 साल का अनुभव है। उसके बगल में बैठी एक और महिला ने कहा। चेन जिंग की उम्र 30 साल के आसपास लगती है। वह बहुत सुंदर तो नहीं है, लेकिन काफी मिलनसार दिखती है। नमस्ते शिक्षक चेन, अनिंदिता सक्सेना ने बच्चों का अभिवादन करते हुए कहा। सिसी बहुत अच्छी है। चेन जिंग नीचे बैठ गई और मुस्कुराई। शीशी, चलो माँ और पिताजी को अलविदा कहते हैं और फिर अंदर चलते हैं। हाँ, अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया। अलविदा माँ और पिताजी। शीशी, लड़ो मत, अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना के छोटे से सिर को छूते हुए कहा। चेन जिंग ने कहा, मिस्टर सक्सेना, कृपया निश्चिंत रहें। ज़िक्सी सबसे छोटी है, हम दूसरे बच्चों को उसे परेशान नहीं करने देंगे। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। शिक्षक चेन, आपने गलत समझा। मुझे डर था कि ज़िक्सी अन्य बच्चों को पीटेगी। चेन जिंग दंग रह गया। उनकी क्लास बहुत बड़ी थी। बाकी बच्चे पहले से ही 5 साल के थे, कुछ 30 के करीब थे, और अनिंदिता सक्सेना की उम्र अभी 4 साल से थोड़ी कम थी। क्या अनिंदिता सक्सेना अन्य बच्चों को मारती है? पिताजी, अगर दूसरे लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे तो मैं भी दूसरों को परेशान नहीं करूंगा, अनिंदिता सक्सेना ने बच्चे जैसी आवाज में कहा। अध्याय 487। अनिंदिता सक्सेना में झगड़ा हो गया। चेन जिंग ने अजीब भाव से कहा, मिस्टर सक्सेना, हमारी कक्षा में अन्य बच्चे 10 साल के हैं और सबसे बड़ा लगभग 6 साल का है। ZZ कक्षा में सबसे छोटी बच्ची है, वह छोटी भी है। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, टीचर चेन, मैंने ज़िक्सी को मार्शल आर्ट सिखाया है, वह अन्य बच्चों से बेहतर है। अनिंदिता सक्सेना लंबे समय से मार्शल आर्ट सीख रही हैं। उनकी बुनियादी मार्शल आर्ट प्रतिभा ठीक है और बाद में उनकी मार्शल आर्ट प्रतिभा बहुत मजबूत है। हालांकि अभी तक उनके पास आंतरिक शक्ति नहीं है, लेकिन उनमें पहले से ही क्यूई की कुछ समझ है। उसकी काया उसी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में बहुत मजबूत है, यहाँ तक कि उससे 1 या 2 बाल बड़े लड़के भी शायद उसके जितने मजबूत न हों। इसके अलावा प्राचीन मार्शल आर्ट ताई ची में प्रतिद्वंद्वी की ताकत का इस्तेमाल जवाबी हमले के लिए किया जा सकता है। अयान सक्सेना ने अनुमान लगाया कि अगर लड़ाई हुई तो पूरे किंडरगार्टन में कोई भी बच्चा अनिंदिता सक्सेना को नहीं हरा पाएगा। तो यह ऐसा ही है। चेन जिंग ने सिर हिलाया। रोशनी मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, शिक्षक चेन ज़िक्सी बहुत अच्छी व्यवहार वाली हैं। जब तक दूसरे उन्हें उकसाएंगे नहीं, तब तक वे दूसरों को परेशान नहीं करेंगी। श्रीमती लिन, चिंता मत करो। चेन जिंग्यू, ज़िक्सी, चलो अंदर चलें। अनिंदिता सक्सेना ने हाथ हिलाकर कहा, अलविदा माँ और पिताजी। इतना कहकर वह कूद पड़ी। अयान सक्सेना और रोशनी मेहरा कार में सवार हो गए। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, पत्नी, ज़िक्सी स्कूल में है और डोंग अपने माता पिता के साथ है। मैं आपके साथ खरीदारी करने जाऊंगा। ठीक है। रोशनी मेहरा की आवाज़ बहुत कोमल है। गर्भवती होने के बाद से वह शायद ही कभी खरीदारी करने गई हो। अनिंदिता सक्सेना कक्षा में पहुंची और अपनी कक्षा में कुछ परिचित बच्चों को पाया। वह खुशी खुशी उनके साथ खेलने लगी। लियू जिक्सन मेरा अच्छा दोस्त है, तुम उसके साथ नहीं खेल सकते। एक छोटी लड़की ने अनिंदिता सक्सेना को गुस्से से देखा। वह और लियू जिक्सन एक साथ अधिक खेलते थे, लेकिन आज जब स्कूल शुरू हुआ तो उसने पाया कि लियू जिक्सन और अनिंदिता सक्सेना एक साथ अधिक खेलते हैं। अनिंदिता सक्सेना, हम साथ मिलकर खेल सकते हैं।
छोटी लड़की गुस्से में थी। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहती, लियू ज़िकियान, हम उसके साथ नहीं खेलना चाहते, वह हमारी सहपाठी नहीं है। चेन जिंग ने इसे देखा, लेकिन वह तुरंत नहीं आई। किंडरगार्टन में बच्चों की बातचीत को कैसे देखना और निर्देशित करना है, यह एक विज्ञान है। सभी स्थितियों में शिक्षकों को आगे आकर बच्चों को तुरंत रोकने की आवश्यकता नहीं होती है। लियू ज़िकियान, शाशा, ज़िक्सी हमारी नई सहपाठी है। नहीं, हम उसके साथ खेलना नहीं चाहते। शाशा नाम की छोटी लड़की गुस्से से चिल्लाई। अनिंदिता सक्सेना हैरान थी। हम साथ मिलकर खेल सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहता, चले जाओ। साशा ने ये कहा और अनिंदिता सक्सेना को धक्का देने के लिए आगे बढ़ी। चेन जिंग का चेहरा थोड़ा बदल गया और अनिंदिता सक्सेना बोली, शाशा, पिताजी ने कहा था कि तुम लोगों को मार या धक्का नहीं दे सकते। मैंने तुम्हें पहली बार माफ कर दिया था, लेकिन मैं तुम्हें अगली बार माफ नहीं करूंगी। शाशा, तुम ज़िक्सी को धमका नहीं सकते। सही। कई अन्य बच्चों ने भी अनिंदिता सक्सेना को बोलने में मदद की। उन्होंने अयान सक्सेना को पार्क में कहानियां सुनाते हुए सुना था और उनके परिवार ने भी उनसे कहा था कि वे अनिंदिता सक्सेना की मदद करना चाहते हैं। आप, साशा ने गुस्से में अपने पैर पटके। चेन जिंग तुरंत उनके पास गया और उनसे विस्तार से बात की। आधे घंटे बाद सभी बच्चे उपस्थित हैं और कक्षा के लिए बैठ गए हैं। बच्चों, हम इस कक्षा में गणित पढ़ रहे हैं। गणित का अध्यापक कक्षा में आया। अनिंदिता सक्सेना की आंखें चमक उठीं। गणित, ये वह चीज़ है जिसे वह सीखना बहुत पसंद करती है। लेकिन जल्द ही अनिंदिता सक्सेना अवाक रह गईं। वह पहले ही अपना विश्वविद्यालय स्तर का गणित पाठ्यक्रम पूरा कर चुकी थी। शिक्षक ने उसे वही गणित पढ़ाया जो उसने किंडरगार्टन में सीखा था, जैसे कि 10 में से घटाना और चित्रों को देखकर संख्याओं के लिए मित्र ढूंढना। सिसी, क्या तुम समझती नहीं? आपने अभी अभी किंडरगार्टन शुरू किया है, इसलिए ये सामान्य बात है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिक्षक अपना पाठ समाप्त करने के बाद आपको एक अच्छा सुधारात्मक पाठ पढ़ा सकते हैं। गणित की शिक्षिका ने अनिंदिता सक्सेना की ओर देखा और उससे पूछा। अनिंदिता सक्सेना ने कहा, गुरुजी, मैं समझ गई। मेरे पिता ने मुझे बताया है। अच्छी बात है। गणित की शिक्षिका ने अनिंदिता सक्सेना को 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चुना और अनिंदिता सक्सेना ने उनका उत्तर स्वाभाविक एवं सहजता से दिया। गणित की क्लास के बाद अनिंदिता सक्सेना को थोड़ा उदास महसूस हुआ। किंडरगार्टन में गणित की क्लास वास्तव में बहुत सरल और उबाऊ थी। दूसरा पीरियड साक्षरता कक्षा का है। अनिंदिता सक्सेना अब खुद ही किताबें पढ़ सकती हैं। हालांकि उनकी चीनी भाषा उनकी गणित जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत सारे शब्द आते हैं, इसलिए ये क्लास उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तीसरी अवधि अंग्रेजी की कक्षा है। उसे यह कक्षा अधिक रोचक लगी। अन्य कई बच्चे भी अंग्रेजी भाषा में अच्छे हैं और जब अंग्रेजी शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं तो वह उन्हें खेलने आदि के लिए भी ले जाते हैं। दोपहर के समय अनिंदिता सक्सेना और उनकी सहेलियां आराम करने के लिए स्कूल चली गईं। प्रत्येक बच्चे का अपना पालना होता है। दोपहर में अनिंदिता सक्सेना और उनकी सहेलियां बेकिंग और खेलकूद का आनंद उठाएंगी। अनिंदिता सक्सेना को बेकिंग क्लास बहुत पसंद है। उन्हें खेलकूद और दूसरे बच्चों के साथ दौड़ना कूदना भी पसंद है। तुम्हें इसके साथ खेलने की अनुमति नहीं है। चले जाओ। साशा ने अनिंदिता सक्सेना को फिर धक्का दिया। अनिंदिता सक्सेना को गुस्सा आ गया और उन्होंने साशा को धक्का दे दिया, जिससे साशा तुरंत कई कदम पीछे हट गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? साशा फिर आगे बढ़ी। वह अनिंदिता सक्सेना से आधा सिर लंबी है, लेकिन वह डरती नहीं है। अनिंदिता सक्सेना ने आसानी से उसे चकमा दिया और आगे बढ़ गईं। अचानक साशा की अपनी गति और अनिंदिता सक्सेना के धक्के के कारण उसका नियंत्रण खो गया और वह घास पर गिर पड़ी। बहुत खूब। शिक्षक शीघ्रता से आए। साशा ने गुस्से में कहा, शिक्षिका ने किसी को धक्का दिया, उसे मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके माता पिता को भी मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने कहा, शाशा, तुम पहले ज़िक्सी को धक्का दो। ये सही है। दूसरे आदमी ने सिर हिलाया। अनिंदिता सक्सेना ने कहा, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुम्हें पहली बार माफ़ कर दिया था, लेकिन अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया तो मैं तुमसे नहीं डरूंगी। शारीरिक शिक्षा। शिक्षक ने तुरंत उसे समझाया और सांत्वना दी। चेन जिंग भी जल्दी से आ गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि स्कूल से घर जाने का समय हो गया। अयान सक्सेना और रोशनी मेहरा दोनों आ चुके थे। चूंकि आज पहला दिन था, इसलिए उन्हें साथ ही घर ले जाना था। मिस्टर सक्सेना, आज झीक्सी का किसी से झगड़ा हो गया था। विशिष्ट स्थिति यह है, चेन जिंग ने अयान सक्सेना और अन्य लोगों को एक तरफ बुलाया और बात की। अयान सक्सेना ने कहा, शिक्षक चेन, झीक्सी को किंडरगार्टन में साहित्य के मामले में कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसे यहाँ मुख्य रूप से यह सीखने के लिए भेजा है कि दूसरों के साथ कैसे घुलना मिलना है। मैं बच्चों को आपस में लड़ते हुए देखना स्वीकार कर सकता हूँ। पहले अनिंदिता सक्सेना अन्य बच्चों के साथ भी खेलती थी,
लेकिन उसके पूर्व दोस्त अपेक्षाकृत मिलनसार थे और वह असभ्य बच्चों के साथ नहीं खेलती थी। किंडरगार्टन में स्थिति अलग है। हम एक कक्षा में रहे हैं। ठीक है मिस्टर सक्सेना। चेन जिंग ने राहत की सांस ली। जल्द ही अनिंदिता सक्सेना और अन्य लोग बाहर आ गए। अनिंदिता सक्सेना अपना स्कूल बैग पीठ पर लादे खुशी से दौड़ी। पापा, मम्मी, माँ, वह मुझे परेशान करती है। उसने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। साशा दौड़कर एक महिला के पास गई और अनिंदिता सक्सेना की ओर इशारा किया। कृपया अपने बच्चों का ध्यान रखें। महिला ने अयान सक्सेना की ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। वह अयान सक्सेना को जानती थी और अयान सक्सेना को पहचानती थी, लेकिन उनकी राय में उनका परिवार बहुत अमीर है और किसी की आदत डालने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हुआ अगर अयान सक्सेना बहुत शक्तिशाली है? अयान सक्सेना ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप अभी अभी आए हैं और अभी तक सब कुछ समझ नहीं पाए हैं, और आप चाहते हैं कि हम अपने बच्चे की देखभाल करें। हमारी साशा बहुत अच्छा व्यवहार करती है। ये केवल आपके बच्चे की समस्या हो सकती है। वह महिला थोड़ी अविवेकी है। अयान सक्सेना, बच्चों का आपस में झगड़ना ठीक है, लेकिन जब माता पिता तर्क का पालन नहीं करते तो इसे उचित ठहराना कठिन है। आप शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगें और फिर मैं चाहता हूं कि आप माफ़ी मांगें। अध्याय 488 वे धनी हैं। ये साशा ही थी जिसने पहले सिसी को धक्का दिया था। मैंने भी इसे देखा। यह ऐसा ही था। साशा ने जिक्सी को 2 बार धक्का दिया। पहली बार जिक्सी ने उसे धक्का नहीं दिया। दूसरी बार जिक्सी ने साशा को नीचे धकेल दिया। बाकी बच्चे एक के बाद एक बातें कर रहे थे। साशा की मां नाखुश दिख रही थी। चेन जिंग ने कहा, मां साशा, मैंने निगरानी वीडियो की जांच की है और यह वास्तव में ऐसा ही है। क्या आपको इसकी जांच करने की आवश्यकता है? इसे भूल जाओ, मैं इसे देखने के लिए बहुत आलसी हूँ। यह कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार मैं इसकी चिंता नहीं करूँगा। ये कहकर साशा की माँ तैयार हो गई। अयान सक्सेना ने कहा, माँ, आपको माफ़ी मांगनी होगी। बच्चों का झगड़ना और परेशान करना ठीक है। बच्चों को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक वयस्क के तौर पर हमसे माफ़ी मांगनी होगी। आप एक बड़े आदमी हैं, आप इस बारे में मुझसे बहस क्यों कर रहे हैं? माँ साशा ने नाक भान सिकोड़ी। ये कहने के बाद उसने साशा को उठाया, कार में बैठी और जल्दी से चली गई। श्री सक्सेना, हम इसे संभालने की पूरी कोशिश करेंगे। चेन जिंग दाओ। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। टीचर चेन, कोई ज़रूरत नहीं। यह आपकी समस्या नहीं है और यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप संभाल सकें। मैं स्वयं इसका ध्यान रखूंगा। शीशी, चलो घर चलें। जैसे ही वह बोल रहा था, अयान सक्सेना नीचे बैठ गया और अनिंदिता सक्सेना को उठा लिया। जब उसने उसे विदा किया तो वह गाड़ी चला कर आया। अब अयान सक्सेना पैदल आया। उसने अनिंदिता सक्सेना को गोद में और रोशनी मेहरा को हाथ से पकड़कर चला गया। माँ साशा ऐसी क्यों है? उसका परिवार अमीर है, इसलिए यह उसकी आदत है। वह इतनी साहसी है कि वह ग्रैंड मास्टर अर्जुन के सामने झुक भी नहीं सकती। अन्य माता पिता धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। इस किंडरगार्टन में पढ़ने वाले सभी बच्चे पड़ोस से हैं। उनके परिवार अमीर हैं और उनमें से ज़्यादातर अच्छे गुणों वाले हैं। इतने सारे लोगों के साथ ये स्वाभाविक है कि उनके कुछ माता पिता अच्छे गुणों वाले नहीं होंगे। जीक्सी, क्या किंडरगार्टन मज़ेदार है? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। अनिंदिता सक्सेना, पिताजी, कभी कभी यह मज़ेदार होता है, कभी कभी नहीं। पिताजी, किंडरगार्टन में मैं अभी भी 10 के भीतर जोड़ और घटाव सीख रही हूँ और मैं अभी भी बहुत सरल चीनी अक्षर सीख रही हूँ। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सामान्य बात है। आप जल्दी सीखते हैं, लेकिन अन्य बच्चे इतनी तेजी से नहीं सीखते। वाह पिताजी, आप सबसे अच्छे हैं। अनिंदिता सक्सेना ने खुश होकर कहा। सिसी, इसमें इतना मज़ा क्या है? रोशनी मेहरा ने पूछा। अनिंदिता सक्सेना ने कहा, बच्चों के साथ खेलना मज़ेदार है। हमने बेकिंग क्लास भी ली, जो भी मज़ेदार थी। क्या तुम आज भी स्कूल जा रहे हो? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया। जब उसने पहली बार किंडरगार्टन में जाना शुरू किया तो उसे काफ़ी रुचि थी, लेकिन मैं नहीं जानता कि यह रुचि कितने समय तक रहेगी। जब वे घर पहुंचे तो अयान सक्सेना अनिंदिता सक्सेना को ताई ची का अभ्यास कराने के लिए ले गया। वे सुबह आधे घंटे तक अभ्यास करते थे। अब अयान सक्सेना अनिंदिता सक्सेना को कुछ समय के लिए अभ्यास के लिए ले गए। सिस्टम, मैं कितने घंटों से प्राचीन मार्शल आर्ट ताई ची का अभ्यास कर रहा हूँ? अयान सक्सेना ने मन ही मन पूछा। सिस्टम होस्ट, 3094 घंटे हो गए हैं। अयान सक्सेना के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी। 4 घंटे से लेकर पौराणिक स्तर तक केवल 6 घंटे ही शेष रह जाते हैं। वे प्रतिदिन 1 घंटे से थोड़ा अधिक अभ्यास करते थे और इस गति से वे 5 दिन में पौराणिक स्तर तक पहुंच सकते थे। पौराणिक स्तर तक पहुंचने के बाद प्राचीन मार्शल आर्ट ताई ची को और बेहतर बनाया जा सकता है। जब आप पहली बार पौराणिक स्तर पर पहुंचते हैं तो आप केवल पौराणिक स्तर के शुरुआती चरण में होते हैं।
सही पौराणिक स्तर तक पहुंचने में आपको 4 घंटे और लगेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान उसकी आंतरिक शक्ति में लगातार सुधार किया जा सकता है। शीर्ष पर पहुंचने के बाद यदि तब तक सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया गया तो उसकी आंतरिक शक्ति वहीं अटकी रह जाएगी और उसे अपग्रेड नहीं किया जा सकेगा। हनी, डोंग जाग गया है, उसे दूध चाहिए। रोशनी मेहरा विला के दरवाजे पर पहुंची और अयान सक्सेना को बुलाया। पिताजी, मैं कुछ देखना चाहता हूँ। अनिंदिता सक्सेना खुशी खुशी विला में भाग गईं। अयान सक्सेना भी आए। वह जल्दी से कुछ दूध पाउडर ले आया और लिन डोंग्याओ को पिला दिया। जब तक वह घर पर है वही यह काम करता है। डोंग को दूध पिलाने से सिस्टम का मूल्य बढ़ सकता है। अयान सक्सेना और रोशनी मेहरा ने कहा कि जब वे बच्चे को दूध पिलाते हैं तो वे बच्चे के पेट को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकते हैं, जिससे बच्चे के लिए इसे पचाना और अवशोषित करना आसान हो जाएगा। रोशनी मेहरा और अन्य लोगों का इस बात पर दृढ़ विश्वास था। अयान सक्सेना ने वास्तव में ऐसा तब किया जब वह अपने बच्चे को दूध पिला रहा था। डोंग, बहन आज स्कूल जा रही है। तुम बहुत छोटे हो, तुम स्कूल नहीं जा सकते। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अनिंदिता सक्सेना ने अयान सक्सेना को डोंग को दूध पिलाते हुए देखा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, शीशी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि स्कूल में गणित के सवाल बहुत आसान हैं? डैडी ने तुम्हारे लिए कुछ किताबें ढूंढी हैं, बस पास में ही एक किताब पढ़ लो। अगर तुम्हें समझ में न आए तो तुम पिताजी से पूछ सकते हो। अनिंदिता सक्सेना तुरंत दौड़कर आईं और कुछ किताबें ले आईं। पिताजी, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इनमें से कोई भी किताब चुन सकते हैं। ये क्रमशः बीजगणित, ज्यामिति, संख्या सिद्धांत, टोपोलॉजी, अनुप्रयुक्त गणित और असतत गणित के बारे में हैं। ये गणित की अलग अलग शाखाएं हैं। हाँ, अनिंदिता सक्सेना ने उन्नत बीजगणित की एक किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। उसने कॉलेज में गणित की पढ़ाई पूरी कर ली थी और उसे बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था, इसलिए अपनी प्रतिभा के कारण वह इसका अधिकांश भाग समझ सकती थी। अगर आप अयान सक्सेना से इसके एक छोटे से हिस्से के बारे में पूछेंगे तो वह इसे समझ पाएंगे। रोशनी मेहरा ने कुछ अन्य पुस्तकें भी पलटीं। उसने चुपके से अपना सिर हिलाया। आखिरकार वह कॉलेज गई थी और उसके अच्छे ग्रेड थे, लेकिन उसके लिए ये स्वर्गीय पुस्तक से अलग नहीं थे। सिसी, क्या तुम समझ सकती हो? रोशनी मेहरा ने पूछा। अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया। माँ, मैं समझ सकती हूँ। अगर कोई बात मुझे समझ में नहीं आई तो मैं पिताजी से पूछूंगी। रोशनी मेहरा की नज़र अयान सक्सेना पर पड़ी। ये वह समय था जब वह अयान सक्सेना को ढूंढने के लिए अनिंदिता सक्सेना को लेकर आए थे। कुछ ही क्षणों में अनिंदिता सक्सेना एक अलग ही व्यक्ति लगने लगी। डोंग को खाना खिलाने के बाद वह जल्दी ही सो गया। वह भी बहुत छोटा है और ज्यादातर समय वह खाने के बाद सो जाता है। बूढ़े आदमी, साशा के माता पिता अभी तक हमसे मिलने नहीं आए हैं। रोशनी मेहरा, ये बहुत सारा पैसा है, यह उड़ रहा है। अयान सक्सेना ने शांति से कहा। अगर साशा की मां आकर ईमानदारी से माफी मांग ले तो मामला भुला दिया जाएगा और अयान सक्सेना का उनके साथ कुछ भी करने का इरादा नहीं था। यदि वे माफी नहीं मांगते हैं तो बिना माफी मांगे भी खेलने के कई तरीके हैं। डिंग, अयान सक्सेना ने प्रताप मल्होत्रा को फोन किया। फोन पर दूसरी तरफ प्रताप मल्होत्रा को थोड़ी खुशी हुई। सोंग परिवार बहुत अमीर था और उसे भी बहुत पैसा मिला था, लेकिन सोंग परिवार की हैसियत के बावजूद अब अयान सक्सेना के सामने उसकी कोई सानी नहीं थी। मुझे लगता है कि केवल पैसों के मामले में ही उनकी कोई तुलना नहीं है। अयान सक्सेना अब यानहुआंग रोबोट कंपनी, यानहुआंग सिक्योरिटी कंपनी, यानहुआंग माइनिंग कंपनी और यानहुआंग पोर्ट कंपनी के मालिक हैं। अयान सक्सेना के पास स्टार ड्रीम कंपनी के भी काफ़ी शेयर हैं। ये कंपनियां सरल नहीं हैं। यानहुआंग सुरक्षा ब्यूरो में शुरू में 10,000 लोग थे, बाद में इसका विस्तार किया गया। अब यानहुआंग सुरक्षा ब्यूरो में 20,000 लोग हैं। ये 20,000 लोग चीन के कुलीन दिग्गज हैं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यानहुआंग सुरक्षा निगम की ताकत से हम पृथ्वी पर अधिकांश देशों को हरा सकते हैं। यानहुआंग मिनरल्स और यानहुआंग पोर्ट्स भी बहुत मजबूत हैं। यानहुआंग मिनरल्स के पास सैकड़ों अरबों की संपत्ति है और यानहुआंग पोर्ट्स दर्जनों बंदरगाहों को नियंत्रित करता है। मास्टर अर्जुन, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? प्रताप मल्होत्रा ने बहुत सम्मानपूर्वक पूछा। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, भाई सोंग, मैं आपके आदेश का हकदार नहीं हूँ। मेरा एक छोटा सा काम है जिसके लिए मैं आपसे मदद मांगना चाहता हूँ। प्रताप मल्होत्रा ने पूछा, क्या बात है? मैं जरूर मदद करूँगा। अयान सक्सेना ने बताया कि आज क्या हुआ। भाई सोंग, क्या आप लोग उन्हें पीटने में मेरी मदद कर सकते हैं? प्रताप मल्होत्रा ने तुरंत कहा, मास्टर अर्जुन, कोई बात नहीं, मैं तुरंत इसका प्रबंध कर दूंगा। अध्याय 489 तूफान आ रहा है। प्रताप मल्होत्रा ने तुरंत अपने बड़े भाई को बताया। विक्रांत मल्होत्रा ने कहा, तीसरे भाई, मास्टर अर्जुन आपको इस मामले के लिए हमारे सोन परिवार को खोजने के लिए बुला सकते हैं। ये हमारे सोन परिवार के लिए सम्मान की बात है।
जब भविष्य में आपके पास समय हो तो कृपया मैजिक सिटी जाएं और मास्टर अर्जुन से अधिक बार मिलें। प्रताप मल्होत्रा, भाई मैं भी चाहता हूँ। ग्रैंड मास्टर अर्जुन की प्रतिष्ठा और प्रभाव अब और भी मजबूत होता जा रहा है। यहाँ तक कि संपत्ति के मामले में भी हमारा सोन परिवार अब उनके जितना अच्छा नहीं है। मैं थोड़ा परेशान हूँ। विक्रांत मल्होत्रा ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम बेवकूफ़ हो। मास्टर अर्जुन ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो पुरानी दोस्ती को याद न रखें। अगर तुम ज्यादा घूमोगे तो क्या रिश्ता और मजबूत नहीं हो जाएगा? प्रताप मल्होत्रा ने सिर हिलाया, भाई क्या आपको लगता है कि हमारे सोन परिवार के नाम पर ऐसा करना बेहतर होगा? हमें बस दूसरों को संकेत देने की जरूरत है। विक्रांत मल्होत्रा सोच रहे थे। वास्तव में और भी अधिक, ये जियांगचेंग का ही परिवार था जिसने ग्रैंड मास्टर अर्जुन को नाराज किया। ही परिवार उस स्तर का नहीं है कि ग्रैंड मास्टर अर्जुन व्यक्तिगत रूप से उन्हें निशाना बना सकें। हे परिवार के पास वास्तव में काफी अधिक संपत्ति है जो 40 से 50 बिलियन तक है, जो सोन परिवार की तुलना में बहुत बड़ा अंतर है। सोन परिवार की संपत्ति $300 बिलियन है। प्रताप मल्होत्रा और उनकी टीम ने अयान सक्सेना को पहले 15 बिलियन रुपए दिए थे और उस समय तक उनकी संपत्ति 300 बिलियन रुपए से कम नहीं थी। अयान सक्सेना के साथ उनके संबंधों की बदौलत उनका कारोबार अच्छा चल रहा था। अब उनकी कुल संपत्ति फिर से बढ़ गई है और इसमें ऊपर की ओर रुझान है। हे परिवार की 40 से 50 अरब की संपत्ति सोन परिवार की तुलना में पर्याप्त नहीं है। डिंग डिंग, विक्रांत मल्होत्रा ने इस बारे में सोचा और फोन किया। भाई चेन, जियांगचेंग में हे परिवार गिरने वाला है। हम सोन परिवार मोटे मांस के इस बड़े टुकड़े का एक निवाला खाना चाहते हैं। क्या आप चेन परिवार एक साथ निवाला खाने में रुचि रखते हैं? जब कॉल कनेक्ट हुई तो विक्रांत मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए पूछा। फोन के दूसरी तरफ चेन परिवार के मुखिया ने आश्चर्य से कहा, भाई सोन, क्या तुम्हें यकीन है? जियांगचेंग में हे परिवार काफी शक्तिशाली है और उनका समर्थन भी अच्छा है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गिरने वाले हो? यद्यपि आपका सोन परिवार बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यदि आप जियांगचेंग में ही परिवार को सीधे निगल लेंगे तो कुछ परिणाम तो होंगे ही, है न? विक्रांत मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये जानता हूँ। चिंता मत करो, इस बार हे परिवार को निगलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। किंगक्वान भी यहाँ है, क्या आप उससे बात कर सकते हैं? विक्रांत मल्होत्रा ने बोलना समाप्त करने के बाद स्पीकर फोन चालू कर दिया। भाई किंगक्वान, क्या आप इससे सहमत हैं? चेन परिवार के मुखिया ने पूछा। विक्रांत मल्होत्रा और प्रताप मल्होत्रा के शेयर बंट गए हैं। वे कई बातों पर सहमत होंगे। जब वे सहमत होते हैं तो सोन परिवार सबसे मजबूत होता है। प्रताप मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर चेन, हमें बहुत ज्यादा कठोर होने की जरूरत नहीं है। बस उनमें से ज्यादातर को निगल जाना चाहिए। यदि कोई जोखिम होगा तो हम सोन परिवार उसे वहन करेंगे। चेन परिवार के मुखिया ने एक पल सोचा और कहा, भाई किंगक्वान, चूंकि आप सभी ने ऐसा कहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरी कोई राय नहीं है। क्या आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं? प्रताप मल्होत्रा, हमें कुछ और मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, अन्यथा सभी को सूप पीना पड़ेगा। हे परिवार को खत्म करने में निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। फोन रखने के बाद विक्रांत मल्होत्रा ने कई और कॉल किए। वह केवल अच्छे संबंध और मजबूत शक्ति वाले लोगों की तलाश करता था और उनमें से कोई भी हे परिवार से अधिक शक्तिशाली होता था। जल्द ही विक्रांत मल्होत्रा ने एक छोटा सा समूह बना लिया। भाई सोंग, मैंने सुना है कि हे परिवार ने ग्रैंड मास्टर अर्जुन को नाराज कर दिया है। क्या इसी वजह से हे परिवार को निशाना बनाया जा रहा है? किसी ने समूह में पूछा। चेन परिवार के मुखिया ने आश्चर्य से पूछा, बूढ़े झेंग, हे परिवार ने ग्रैंड मास्टर अर्जुन को कैसे अपमानित किया? ये कब हुआ? बूढ़े झेंग ने कहा, मैंने कुछ सुना है। आज मास्टर अर्जुन की बेटी अनिंदिता सक्सेना पहले दिन किंडरगार्टन गई थी और हे शिकुन की बेटी हे शाशा ने अनिंदिता सक्सेना को परेशान किया। अनिंदिता सक्सेना ने प्रतिरोध किया और हे शाशा गिर गई। परिणामस्वरूप उसकी मां ने मास्टर अर्जुन से उनके बच्चे की देखभाल करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि उनका बच्चा बहुत अच्छा व्यवहार करता है और कभी परेशानी पैदा नहीं करेगा। मास्टर अर्जुन ने उससे माफी मांगने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। समूह में एक अन्य व्यक्ति ने आह भरी, एक गुणी पत्नी से विवाह करो, लेकिन हे शिकुन ने एक आपदा से विवाह किया। भाई सोंग, क्या यही कारण है? विक्रांत मल्होत्रा, सभी लोग बेबुनियाद अनुमान न लगाएं। यही कारण है कि हम हे परिवार को निशाना बना रहे हैं। मुझे हे परिवार बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर सभी को कोई आपत्ति नहीं है तो हम काम को बांट सकते हैं। समूह में लोगों की कोई राय नहीं होगी। जब वे युवा थे तब उन्होंने इस कार्रवाई के लिए सहमति दी थी और अब जब उन्हें पता है कि अभी भी इस स्तर का प्रतिरोध है तो वे अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाकर काम पर क्यों नहीं लग जाते। जहां तक सिर के पिछले हिस्से की बात है, सिर का पिछला हिस्सा ऊनी है।
हो परिवार के पास भी एक बैकस्टेज समर्थक है और वे काफी शक्तिशाली हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति में हो परिवार का बैकस्टेज समर्थक निश्चित रूप से सामने नहीं आएगा। आधे घंटे बाद विक्रांत मल्होत्रा और उनकी टीम ने काम का बंटवारा कर लिया और उन्होंने योजना के अनुसार तेजी से काम किया। एक भयंकर तूफान, या यूं कहें कि एक पहाड़ी बाढ़ और सुनामी, हे परिवार की ओर तेजी से बढ़ रहा था। सोम परिवार की संपत्ति 300 बिलियन है और बाकी परिवारों की संपत्ति 400 बिलियन से ज्यादा है। उनकी ताकत और रिश्तों का नेटवर्क हे परिवार से कहीं ज्यादा मजबूत है। हे परिवार को हर तरफ से झटका लगा। क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? इस तरह की कार्रवाइयों से शेष सेनाएं तुरंत चिंतित हो गईं। अमीर लोगों का दायरा बहुत छोटा होता है और जब उन्होंने आसपास पूछताछ की तो उन्हें जल्द ही पता चल गया कि स्कूल में क्या हुआ था। ऐसे कई धनी लोग हैं जो यान सक्सेना के साथ संबंध रखते हैं और उनमें से कई लोग ये जानने के बाद चुपचाप और सहज रूप से इसमें शामिल हो गए। डिंग डोंग, 2 घंटे बाद कोई व्यक्ति शीघ्रता से हे परिवार के पास आया। वह हो ग्रुप के सीईओ हैं। उसने हे शिकुन के मोबाइल फोन पर कॉल किया, लेकिन बात नहीं हो सकी और वह अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर भी नहीं जानता था, इसलिए उसे उसके घर जाना पड़ा। मिस्टर वो, क्या बात है? श्रीमान, वह घर पर नहीं है। उसने शिकुन की पत्नी से दरवाजा खोला और पूछा। श्रीमती है, श्रीमान है अब कहाँ हैं? मुझे उन्हें तुरंत ढूंढना है। ये बहुत जरूरी है, श्री वू ने उत्सुकता से पूछा। हे शिकुन की पत्नी ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। क्या हुआ? अध्यक्ष वो, कंपनी एक बड़े संकट में है। मैडम है, कृपया अध्यक्ष है को जल्द से जल्द ढूंढें। शिकुन की पत्नी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने उसे आधे घंटे पहले फोन किया था लेकिन बात नहीं हो सकी। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ मौज मस्ती कर रहा है। इस समय उसे ढूंढना आसान नहीं है। आप इसे संभाल नहीं सकते। उन्होंने जिस सीईओ को नियुक्त किया है वह काफी सक्षम है। मिस्टर वू ने गहरी सांस ली और कहा, मिसेज हे, शायद हमें मिस्टर हे की जरूरत है। आप आगे आ सकती हैं। मैं कभी भी कंपनी के मामलों की परवाह नहीं करता। शिकुन की पत्नी ने अपना सिर हिलाया। अध्यक्ष वू, ये कंपनी का मामला नहीं है। मैडम है, आपको एक उपहार लेकर मास्टर अर्जुन के पास जाकर माफी मांगनी होगी। क्या मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए? किस आधार पर? हे शिकुन की पत्नी ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, उनकी बेटी ने शाशा को धक्का देकर गिरा दिया और मैं इतनी उदार थी कि मैंने उनसे माफी मांगने के लिए नहीं कहा। हम भोजन के लिए उस पर निर्भर नहीं हैं। मिस्टर वू ने मन ही मन कोसा, वह इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? हे शिकुन ने सिर्फ उसके रूप रंग के कारण उससे शादी क्यों की? श्रीमती है, हे परिवार भोजन के लिए ग्रैंड मास्टर अर्जुन पर निर्भर नहीं है, लेकिन ग्रैंड मास्टर अर्जुन सिर्फ एक शब्द से ही हे समूह को दिवालिया बना सकते हैं। श्री वू ने गहरी आवाज में कहा। हे शिकुन की पत्नी का चेहरा बदल गया। क्या वह इतना शक्तिशाली है? हमारे हे परिवार के पास भी उसके पीछे एक समर्थक है। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? श्री वू अवाक रह गए। श्रीमती है, मास्टर अर्जुन बहुत शक्तिशाली हैं। यदि आप माफी नहीं मांगती हैं तो हे ग्रुप दिवालिया हो सकता है। श्री वू ने मुझे चेतावनी दी। हे शिकुन की पत्नी, मुझे डराओ मत। हे ग्रुप जैसी इतनी बड़ी कंपनी अचानक दिवालिया कैसे हो सकती है? आप किस ओर हैं? श्री वो, उन्होंने गंभीरता से सलाह दी। श्रीमती है, कंपनी ने व्यवसाय विकास के लिए बैंक से बहुत सारा पैसा उधार लिया है। अगर कंपनी को समस्याओं का सामना करना पड़ा तो ये दिवालिया हो सकती है। अध्याय 490 है परिवार ठंडा है। हे शिकुन की पत्नी का चेहरा बदल गया। बॉस वो, भले ही कंपनी पर पैसा बकाया हो, हमें इसे वापस भुगतान करने की जरूरत नहीं है ना? अध्यक्ष वो, श्रीमती है, यह इस तरह है। हे समूह के अंतर्गत कुछ कंपनियां सीमित देयता वाली कंपनियां हैं और ऐसी कंपनियों के शेयरधारकों को अतिरिक्त मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कुछ कंपनियां असीमित देयता वाली कंपनियां हैं और शेयरधारकों को कंपनी और उसके ऋणों के लिए असीमित देयता वहन करनी होती है। शिकुन की पत्नी दुखी दिख रही थी। लाओ हे एक असीमित देयता कंपनी क्यों स्थापित करना चाहता है? श्री वू ने कहा, असीमित देयता कंपनियों के भी अपने फायदे हैं। हो ग्रुप की स्थिति को देखते हुए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हे शिकुन की पत्नी ने पूछा, बॉस वो, मुझे नहीं पता कि ओल्ड ही कहाँ गया है। आप उसे पहले ले जा सकते हैं। वह अगली सुबह निश्चित रूप से कंपनी में जाएगा। श्री वो, श्रीमती है, बेहतर होगा कि आप माफी मांग लें। हे शिकुन की पत्नी, मैं माफी नहीं मांग सकती। अगर मैं माफी मांगती भी हूं तो मुझे पहले अपने पति से इस बारे में चर्चा करनी होगी। पहले आप इसे ले जाइए। तभी मिस्टर वो का मोबाइल फोन बज उठा। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, हेलो। अब क्या हो रहा है? फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने उत्सुकता से कहा, श्रीमान वो, कंपनी को एक नोटिस मिला है कि कई विभाग कंपनी का औचक निरीक्षण करेंगे। कर विभाग से कोई व्यक्ति कंपनी में आ गया है। श्रीमान वो को पूरा शरीर सुन्न महसूस हुआ। हो ग्रुप ने कई उल्लंघन किए हैं।
अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए अतीत में इन उल्लंघनों पर भले ही आंखें मूंद ली गई हों, लेकिन अब इनकी सख्ती से जांच करनी होगी। तब तक ये केवल कंपनी का परिसमापन नहीं हो सकता है, उनमें से कुछ के प्रवेश पाने की आशा है। अच्छा ऐसा है। मिस्टर वू ने फोन रख दिया। मिसेज हे, अगर आप जल्दी से माफी नहीं मांगेंगी तो कुछ गड़बड़ियां सामने आ जाएंगी और मिस्टर हे को जेल भी जाना पड़ सकता है। आपके बैंक में जमा धन, आप जिस विला में रहते हैं तथा आप जिस कार को चलाते हैं, उन सभी को जब्त कर नीलाम किया जा सकता है। शिकुन की पत्नी पूरी तरह से घबरा गई थी। मैं अभी जाकर माफी मांगूंगा। वह तेजी से अयान सक्सेना के विला की ओर बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वह करीब पहुंचती, राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो ने उन्हें रोक लिया। मैं अगले दरवाजे वाले मोहल्ले में रहता हूँ। मेरी बेटी और अयान सक्सेना की बेटी सहपाठी हैं और मुझे उस पर क्रश है। उसने शिकुन की पत्नी को खिड़की नीचे कर दी और कहा, कृपया कुछ देर इंतजार करें। जल्द ही एक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी ने अयान सक्सेना से संपर्क किया। श्री सक्सेना, हे, शिकुन की पत्नी आपसे मिलना चाहती है, क्या आप उससे मिलना चाहते हैं? नहीं। अयान सक्सेना विला में रोशनी मेहरा के साथ मस्ती कर रहा था इस समय। हे, शिकुन की पत्नी का तो कहना ही क्या, दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी उससे मिलने आए तो भी वह उससे नहीं मिल पाएगा। हनी, क्या? रोशनी मेहरा ने पूछा। अयान सक्सेना ने अपना फोन रख दिया और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं है। अगर कुछ है भी तो हम जो कर रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है। आगे है। उसने चुपचाप अपना विजय अभियान जारी रखा। वह शिकुन की पत्नी यहाँ है, कृपया आगे बढ़ें। मिस्टर सक्सेना आपसे नहीं मिलेंगे। हे, शिकुन की पत्नी के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी ने गहरी आवाज में कहा। शिकुन की पत्नी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, नहीं, मुझे उससे मिलने के लिए कुछ जरूरी काम है। मुझे उसे कल देखना होगा, कृपया रास्ता दीजिए। हे, शिकुन की पत्नी ने ये कहते हुए कार को धीरे धीरे आगे बढ़ा दिया। बकवास। अचानक पास में मौजूद कई राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने अपनी बंदूकें उठाईं और उनकी बंदूकों की काली नालें हे शिकुन की पत्नी पर निशाना साध रही थीं। पहली बार चेतावनी, कृपया तुरंत चले जाइए। 3 चेतावनियों के बाद हम कानून के अनुसार गोली चलाएंगे। उसके बगल में बैठे गुआन ने ठंडे भाव से कहा। आप इतना ही? शिकुन की पत्नी ने पीला चेहरा बनाकर कहा। वह अहंकारी होने की आदी थी। वह पहले भी पुलिस के सामने काफी आक्रामक हो चुकी थी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने इस तरह का व्यवहार करने की उसे आदत नहीं थी। पलक झपकते ही अगला दिन आ गया। वह शिकुन एक होटल में जागा। उसने अपना फोन चालू किया और दंग रह गया। बहुत सारे मिस्ड कॉल थे और बहुत से लोगों ने उसे संदेश भेजे थे। कुछ समाचार पढ़ने के बाद हे शिकुन को सुन्न महसूस हुआ। हो ग्रुप खत्म हो गया है। कंपनी की वित्तपोषण श्रृंखला टूट गई, व्यवसाय दिवालिया हो गया, बैंक ने अपने ऋण वापस ले लिए तथा कर और अग्नि सुरक्षा सहित कई अन्य समस्याएं सामने आईं। बैंक को ऋण चुकाने के लिए उसके पास अपनी संपत्तियां बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। घास। उसने शिकुन से बैंक का संदेश पढ़ा। बैंक ने उसके सभी बैंक कार्ड फ्रीज कर दिए हैं। प्रिय, तुमने मुझे कार देने का वादा किया था, बिस्तर पर लेटी एक औरत ने इठलाते हुए कहा। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वह शिकुन कुछ कहकर जल्दी में चला गया। वह देखना चाहता था कि क्या वह इसे बचा सकता है। वह यथाशीघ्र घर वापस आया। प्रिय, क्या हो रहा है? मेरा बैंक कार्ड फ्रीज हो गया है, उसने शिकुन की पत्नी से पूछा। टकराना। हे शिकुन ने उसे सीधे थप्पड़ मारा और शाप दिया, मैं अतीत में तुम्हारा बहुत आदी हो चुका हूँ। कुछ ऐसे लोगों को नाराज करना ठीक है जो हमारे जितने अच्छे नहीं हैं। आप ग्रैंडमास्टर अयान सक्सेनालिन को क्यों नाराज करना चाहते हैं? उनकी पत्नी तुरंत भड़क उठी। मिस्टर हे, आप अपनी पत्नी पर इसका गुस्सा क्यों नहीं निकालते? जाकर अयान सक्सेना को निशाना बनाए। वह शिकुन क्रोध से कांप रहा था। क्या आप जानते हैं कि हमारा परिवार खत्म हो चुका है, हमारी कंपनी दिवालियापन का सामना कर रही है और हमारा पैसा, हमारा घर और हमारी कार, सब कुछ अदालत द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। आपके आभूषण, ब्रांडेड बैग आदि भी दंपति की संयुक्त संपत्ति हैं और उन्हें भी जब्त कर लिया जाएगा। आपके द्वारा अपनी मां के परिवार को हस्तांतरित किया गया धन भी जब्त किया जा सकता है। शिकुन की पत्नी पूरी तरह से अचंभित थी। प्रिय, यह इतना गंभीर नहीं हो सकता है ना? मैंने अयान सक्सेना से माफी नहीं मांगी, वह इतना क्रूर क्यों है? हे शिकुन ने उदास स्वर में कहा, क्या तुम्हें चींटी को कुचलकर मारने से पहले उसके बारे में सोचने की जरूरत है? उसके सामने हमारा ही परिवार एक बड़ी चींटी मात्र है। शिकुन की पत्नी कांप उठी और बोली, पति, हमें क्या करना चाहिए? चलो जाकर उससे कहें कि वह उसे जाने दे। उसने शिकुन ने अपना सिर हिलाया। बहुत देर हो चुकी है। अगर मैंने कल रात पूछा होता तो शायद मैं समय पर पहुंच जाता। अब हे, कंपनी के कई अवैध रिकॉर्ड बरामद हुए हैं। क्या अयान सक्सेना अब भी उनकी मदद करेगा? डिंग डोंग। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसने शिकुन से दरवाजा खोला और देखा कि बाहर टोपी पहने कई चाचा खड़े थे।
हे शिकुन, आपकी कंपनी पर कई उल्लंघनों का संदेह है। कृपया हमारे साथ आइए और हमारी जांच में सहयोग करें। टोपी पहने हुए एक चाचा ने गहरी आवाज में कहा। वह शिकुन कड़वाहट से मुस्कुराया, यह इतनी जल्दी आया। उनका अनुमान था कि यदि वे वहां गए तो उन्हें 10 वर्ष तक कारावास भोगना पड़ेगा। मैंने सचमुच एक अच्छी पत्नी से विवाह किया है। पिताजी, आप वापस आ गए। स्कूल में अनिंदिता सक्सेना नाम की एक लड़की है जो बहुत परेशान करने वाली है। उसने मुझे मारा है। पापा, क्या आप उससे छुटकारा पाने में मेरी मदद कर सकते हैं? शिकुन की बेटी इमारत से नीचे आए और चिल्लाने लगी। शाशा, पिताजी व्यस्त हैं। आप और माँ को घर पर अच्छे से रहना चाहिए। उसने शिकुन ने गहरी सांस ली और कहा, पत्नी, परिवार की संपत्ति भले ही न बचे, लेकिन तुम्हें फिर भी माफी मांगनी होगी, अन्यथा अन्य परेशानियां होंगी। वह शिकुन की पत्नी का सिर भन-भना रहा था। अक्सर ऐसा प्रतीत होता है कि उसने कोई बड़ी गलती नहीं की है। इसका अंत इस तरह कैसे हुआ? अगर सारा पैसा खत्म हो गया तो वह क्या करेगी? पिताजी, कृपया पहले मुझे अनिंदिता सक्सेना से मिलने में मदद करें। मैं उससे नफरत करता हूँ। उसने शाशा से उसके पिता से कहा। शिकुन ने आह भरी, मुड़कर विला से बाहर चला गया। अध्याय 491 सफलता, प्राचीन मार्शल आर्ट पौराणिक कथाओं का स्तर। दोपहर में अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना को स्कूल से उठाया। जैसे ही वह स्कूल पहुंचा, हे शिकुन की पत्नी आ पहुंची। उसने चिंतित होकर कहा, मास्टर अर्जुन। मास्टर अर्जुन, कल जो हुआ वह मेरी बेटी और मेरी गलती थी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। क्या आप हमारे परिवार को जाने दे सकते हैं? अयान सक्सेना ने आश्चर्य से कहा, अपने ही परिवार को जाने दो। मैंने तुम्हारे ही परिवार को कुछ नहीं किया। तुमने कहाँ कहा है कि अपने ही परिवार को जाने दो? हे शिकुन की पत्नी ने कहा, आपने लोगों को हमारे ही परिवार को निशाना बनाने का आदेश दिया। आपने हमारा व्यवसाय बर्बाद कर दिया और हमारे बैंक कार्ड जब्त कर लिए। कुछ परिवार के सदस्य आसपास देख रहे थे। अयान सक्सेना ने शांति से कहा, बकवास मत करो। किसने कहा कि मैंने लोगों को तुम्हारे ही परिवार को निशाना बनाने का आदेश दिया है? हे शिकुन की पत्नी ने अप्रिय भाव से कहा, मास्टर अर्जुन, मैंने आपसे पहले ही माफी मांग ली है, अब आपको और क्या चाहिए? क्या आप एक पुरुष के रूप में अधिक उदार हो सकते हैं? अयान सक्सेना ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या मैंने आपको नहीं बताया कि यह आपके लिए नहीं है? हो सकता है कि किसी और को यह पसंद न आए। हे शिकुन की पत्नी ने कहा, तो फिर उनसे कहो कि वे ऐसा करना बंद करें। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। दूसरों ने मेरी मदद की और मैंने इसे रोकने में आपकी मदद की, लेकिन अगर भविष्य में मैं मुसीबत में पड़ गया तो मेरी मदद कौन करेगा? आपको इस मामले का समाधान खुद ही निकालना होगा। शिकुन की पत्नी ने गुस्से से कहा, मिस्टर सक्सेना, इसमें बड़ी बात क्या है? क्या ये बच्चों के बीच का मामूली झगड़ा नहीं है? आप हमारे परिवार को मौत के लिए मजबूर कर रहे हैं। अयान सक्सेना ने शांति से कहा, मैंने कल कहा था कि मुझे बच्चों के बीच होने वाले छोटे मोटे झगड़ों की परवाह नहीं है। बच्चे नासमझ हैं और वयस्कों को समझदार होना चाहिए। श्रीमती, हे, कृपया अपने व्यवहार और शब्दों से सावधान रहें। हे शिकुन की पत्नी क्रोधित हो गई। क्या तुम एक बड़े आदमी हो? क्या तुम सचमुच मुझे सार्वजनिक रूप से मारना चाहते हो? अयान सक्सेना ने अपना सेल फोन निकाला। उन्होंने फोन किया, प्रदीप शर्मा जी, हे शिकुन की पत्नी की जांच करें। सभी अवैध और आपराधिक कृत्यों की जांच करें। अच्छे लोगों पर गलत आरोप न लगाएं। अगर कोई अवैध अपराध है तो उससे सख्ती से निपटें। फोन रखने के बाद अयान सक्सेना ने शांति से कहा, क्या आप संतुष्ट हैं? अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो मैं किसी को आपके परिवार में सभी की जांच करने के लिए भेजूंगा। तू शिकुन की पत्नी पीली दिख रही थी। उसने पहले भी 2 जिगोलों को गुप्त रूप से रखा था और उसे ताश खेलना बहुत पसंद था, खासकर बड़े ताश। मुझे डर है कि ये सारी बातें पता चल जाएंगी। मास्टर अर्जुन, मैं गलत था। किसी को भी इसकी जांच न करने दें। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। शिकुन की पत्नी घबरा गई। अयान सक्सेना, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन चिंता मत करो। अगर आपके साथ कुछ गलत नहीं है तो आपकी जांच करने वाले लोग निश्चित रूप से आप पर गलत आरोप नहीं लगाएंगे। जब जांच ठीक निकलती है तो आप विश्वास के साथ किसी को भी बता सकते हैं कि आप निर्दोष हैं। शिकुन की पत्नी बहुत दुखी दिख रही थी। वह इतनी मासूम नहीं है। जिगोलो को रखना सिर्फ नैतिक मुद्दा है। जुआ भले ही बड़ा हो, सजा सिर्फ आधे महीने की हिरासत होनी चाहिए। जब वह इसके बारे में सोचती है तो उसे भी गेम खाना पसंद है। इनमें से कुछ खेल पशु दुर्लभ हैं। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह जेल की सजा से बच नहीं पाएगा। प्लॉप। शिकुन की पत्नी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। मास्टर अर्जुन, मैं गलत था। मुझे सच में पता है कि मैं गलत था। कृपया किसी को भी मेरी जांच न करने दें। मैं नहीं चाहता कि मेरी कुछ गोपनीयता दूसरों को पता चले। साशा अभी भी छोटी है, वह अपने माता पिता के बिना नहीं रह सकती। शिकुन की पत्नी बहुत घबरा गई थी। अयान सक्सेना ने शांति से कहा, आपने उसे ठीक से नहीं पढ़ाया।
शायद उसके लिए बेहतर होगा कि आप उसे पढ़ाने के लिए कोई अभिभावक बदल दें। 2 आदमी आए और उसे ले गए। जल्द ही सादे कपड़ों में 2 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी वहां आए। अपनी पुलिस पहचान दिखाने के बाद वे हे शिकुन की पत्नी को ले गए। सभी लोग, मुझे खेद है, सभी को परेशान करने के लिए मुझे खेद है। अयान सक्सेना ने नजर घुमाई। मास्टर अर्जुन, नहीं मास्टर अर्जुन, उनका परिवार बहुत ही अनुचित है। उन्होंने जो कुछ सहा है वह उनके लायक ही है। आसपास के लोग बातें करने लगे। कुछ ही देर बाद अनिंदिता सक्सेना और अन्य लोग बाहर भागे। पापा, पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना को उठाया और अनिंदिता सक्सेना ने उसे कई बार चूमा। पिताजी को भी आपकी याद आती है। अयान सक्सेना मुस्कुराए और बोले, चलो घर चलें। कुछ दूर चलने के बाद अनिंदिता सक्सेना ने कहा, पिताजी, साशा कल किंडरगार्टन नहीं गई। कुछ बच्चों ने बताया कि साशा ने पहले भी उन्हें परेशान किया था। अयान सक्सेना ने कहा, साशा किंडरगार्टन बदल सकती है। जिक्सी, क्या कल स्कूल में कुछ मज़ेदार होने वाला है? हाँ, अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया। हमने उस दिन अफ्रीकी ड्रम बजाना सीखा था। मजा आता है। आज की पेंटिंग क्लास बहुत आसान थी। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने अपने पिता से पेंटिंग करना सीखा है। अन्य बच्चे निश्चित रूप से आपकी तुलना नहीं कर सकते। क्या तुमने कभी अन्य बच्चों की मदद की है? अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने ऐसा किया है। मेरे पेंटिंग शिक्षक ने मुझे एक छोटी शिक्षिका बनने के लिए कहा था। यह मजेदार है। कुछ दिन पलक झपकते ही बीत गए। हे परिवार ठंडा था, पूरी तरह ठंडा। हे यिकुन और उनकी पत्नी दोनों को जेल में डाल दिया गया। हे यिकुन को कई अपराधों के लिए 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। हे यिकुन की पत्नी को भी कई अपराधों के लिए 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई, जिसमें यहाँ का विला भी शामिल था, और हे साशा को स्वाभाविक रूप से दूसरे स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया। मेजबान, आपकी प्राचीन मार्शल आर्ट ताइची पौराणिक स्तर तक पहुंच गई है। सिस्टम की आवाज अयान सक्सेना के दिमाग में गूंज रही थी। शीशी, अपने आप अभ्यास करो। पिताजी, कृपया बाथरूम में जाइए। अयान सक्सेना जल्दी से बाथरूम की ओर भागा। पौराणिक स्तर से पौराणिक स्तर पर जाने का प्रभाव थोड़ा बड़ा होगा। अयान सक्सेना के दिमाग में भारी मात्रा में जानकारी भर गई। उसकी आंतरिक शक्ति, मेरिडियन और हर कोशिका बदल गई है। पौराणिक स्तर से पौराणिक स्तर तक यह एक बहुत बड़ी सीमा है और इसे पार करने से बहुत सुधार होगा। अभ्यास के दौरान अनिंदिता सक्सेना अचंभित रह गईं। उन्होंने महसूस किया कि प्राचीन मार्शल आर्ट ताइची के बारे में उनकी समझ गहरी हो गई है। उसे अचानक कुछ बातें समझ में आईं जो वह समझ नहीं पा रही थी। हंसी। पालने के अंदर लिन डोंग्याओ हंसा। प्राचीन मार्शल आर्ट में उनकी मूल प्रतिभा 80 या 90 के आसपास थी और कुछ समय पहले यह आधी होकर 130 के करीब पहुंच गई थी। अब उनकी मूल प्रतिभा फिर से दोगुनी हो गई है। उनकी प्राचीन मार्शल आर्ट प्रतिभा 201 से अधिक है। 100 तो बहुत अधिक है तथा 201 तो प्रतिभा का राक्षसी स्तर है। यह मार्शल आर्ट प्रतिभा अनिंदिता सक्सेना से कहीं अधिक है। अनिंदिता सक्सेना की मूल मार्शल आर्ट प्रतिभा लगभग 30 अंक की थी और पौराणिक स्तर पर पहुंचने पर यह 3 गुना बढ़कर लगभग 140 अंक हो गई। ये पहले से ही बहुत मजबूत है। लिन डोंग्याओ की 210 से अधिक मार्शल आर्ट प्रतिभा की तुलना में अनिंदिता सक्सेना की मार्शल आर्ट प्रतिभा थोड़ी भी कम नहीं है। अरे, मेरी आंतरिक शक्ति बहुत बढ़ गई है। सिस्टम, अब मैं कितनी दूर तक उड़ सकता हूँ? अयान सक्सेना ने मन ही मन पूछा। उसे उड़ने का शौक है और साथ ही उसे एक व्यावहारिक जरूरत भी है। क्या होगा अगर विमान में सवार होने के दौरान उस पर हमला हो जाए? सिस्टम ने कहा, होस्ट, आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ गई है और आपका किंगोंग बहुत अच्छा है। अब आप 6 या 7 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। अयान सक्सेना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बहुत अच्छा। इतनी दूर तक उड़ान भरने में सक्षम होने के कारण यदि वह विमान से कूद भी जाए तो बिना पैराशूट के भी सुरक्षित रूप से उतर सकेगा। अपनी वर्तमान क्षमता के साथ उनके लिए विदेश यात्रा करना सुरक्षित है। पिताजी, मेरा भाई भी मार्शल आर्ट सीखना चाहता है। उसके छोटे छोटे हाथों को इधर उधर घूमते हुए देखो। जब अयान सक्सेना बाहर गया तो अनिंदिता सक्सेना ने पलटकर उससे कहा। वह पालने के पास खड़ी होकर लिन डोंग्याओ को देखने लगी।